तो बेटा एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में हम आप बच्चों को सिखा रहे हैं कि कैसे हम एरोमेटिक कंपाउंड डिसाइड करेंगे। तो हमने आपको एरोमेटिक बेंजीनोइड के बारे में बताया था। अभी हम बताने जा रहे हैं आप बच्चों को हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। रूल वही है कि 4n+2 हक का रूल क्या यूज होना चाहिए, 4n+2 रूल। अगर साइक्लिक कंपाउंड में सेटिस्फाई हो रहा है कॉन्जुगेशन के साथ, इसका मतलब वो मॉलिक्यूल क्या है, एरोमेटिक है। मैंने बच्चों सिखाया है। ये देखिए यहां पर ये पाई इलेक्ट्रॉन है और बोरॉन का एक पी ऑर्बिटल क्या है बेटा, वैकेंट है। तो यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस कर रहे हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस कर रहे हैं। ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक है। ऐसे फ्लोरॉन की बात करो, फ्लोरॉन में 2 लोन पेयर होता है। आउट ऑफ द 2 लोन पेयर, एक लोन पेयर लोकलाइज्ड है और एक लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है। तो 2 + 2 4, 4 + 2 6, यहां पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस कर रहे हैं। यह भी मॉलिक्यूल क्या है भाई, एरोमेटिक है। ठीक है, ऐसे आगे बढ़ जाओ, थायोफीन, सल्फर, ऑक्सीजन को हटाया, सल्फर कर दिया, यह भी मॉलिक्यूल एरोमेटिक है। और मैं ये सारे एग्जांपल्स ही जो दे रहा हूं, सारे के सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स के एग्जांपल आप बच्चों को दे रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले याद होगा कि मैंने आपको दिया था नॉन एरोमेटिक, उसके बाद एंटी एरोमेटिक दिया था, अब एरोमेटिक की बात कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जितनी बुक्स मार्केट में हैं, सबके एरोमेटिसिटी के एग्जांपल्स हम लोगों ने एक साथ लाके रख दिए। ज्यादा एग्जांपल्स भी नहीं है, तो आपको बस समझना है और इधर उधर कहीं देखने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहां पे देखें, पायरॉल बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। एक ही लोन पेयर है, वो लोन पेयर क्या कर रहा है बेटा, रेजोनेंस कर रहा है। तो 2 + 2 आमने सामने और 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये भी मॉलिक्यूल क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। इमिडाजोल, ध्यान देना बच्चों, इमिडाजोल में देयर आर 2 नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर और ये नाइट्रोजन का लोन पेयर। इसमें ये नाइट्रोजन का लोन पेयर होगा ना बेटा, वो लोकलाइज्ड होगा। मैंने सिखाया था आप बच्चों को कि अगर ये लोन पेयर रेजोनेंस करेगा तो हाइब्रिडाइजेशन तो sp हो जाएगा, और sp हो जाएगा तो शेप कैसा होना चाहिए, लीनियर शेप होना चाहिए। और अगर लीनियर शेप होना चाहिए तो रिंग का फॉर्मेशन तो हो ही नहीं सकता, एंगुलर स्ट्रेन आ जाएगा। तो ये लोन पेयर लोकलाइज्ड है और ये लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है। तो 2 + 2 4, 4 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां पर भी है, और ये मॉलिक्यूल क्या है, एरोमेटिक है। ये ध्यान देना, जो मैं लोन पेयर वाली बात कर रहा हूं, आउट ऑफ द 2 लोन पेयर, एक लोन पेयर पाई बॉन्ड के n वाला लोन पेयर लोकलाइज्ड है और सिग्मा बॉन्ड वाला लोन पेयर क्या है, डीलोकलाइज्ड। प्रीडीन में नाइट्रोजन का लोन पेयर बेटा लोकलाइज्ड है। ये सब बेसिसिटी में आपको हेल्प मिलेगा। इसका लोन पेयर लोकलाइज्ड है, चाहो तो लिख लो, इसका लोन पेयर क्या है भाई, लोकलाइज्ड है। क्योंकि अगर, फिर वही बात रिपीट कर रहा हूं, अगर ये रेजोनेंस करे तो इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगा, और sp हो जाएगा तो शेप क्या जाना चाहिए, लीनियर। और अगर लीनियर शेप की कोई इमेजिन करते हो तो रिंग का तो फॉर्मेशन बेटा हो ही नहीं सकता। तो इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही रहेगा। यानी कि ये जो लोन पेयर है ना बेटा, ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में है। किसमें है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में है। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस कर रहे हैं। ऐसे यहां पे भी देखो, लोन पेयर लोकलाइज्ड है। पिरिमिडीन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस कर रहे हैं। प्यूरिन में कितने लोन पेयर, जितने नाइट्रोजन उतने लोन पेयर। आउट ऑफ द 4 नाइट्रोजन, आउट ऑफ द 4 लोन पेयर, 1 लोन पेयर, ओनली 1 लोन पेयर इज डीलोकलाइज्ड। और ये सारे लोन पेयर क्या है बेटे, लोकलाइज्ड है, याद रखना। तो ये लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है ना भाई। दोनों रिंग एरोमेटिक है, याद रखना, दोनों रिंग यहां पर एरोमेटिक है। ये पाई 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 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर भी है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर भी है। और ये जो पाई बॉन्ड है, और ये जो पाई बॉन्ड है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर भी है। दोनों रिंग क्या है, रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी कैरेक्टर को शो कर रहा है। ठीक है। और अगर ओवरऑल की बात करें तो 2 4 6 2 8 + 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो 4n+2, n की वैल्यू 2 डाल दो तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो दोनों रिंग एरोमेटिक है, इंडिविजुअल रिंग भी एरोमेटिक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से मैंने आप बच्चों को क्या बताया, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में बताया। अब देखो क्या बताने जा रहे हैं। अगला जो पॉइंट है, इसमें इसको एनुलीन बोलते हैं, एनुलीन्स, ANNULENES, एनुलीन्स। एनसीईआरटी में नामो निशान नहीं है एनुलीन्स का। आज तक बेटा कभी पूछा भी नहीं गया है, बट कोर्स प्लान में है, कोई लूप होल छोड़ना नहीं है। पहले एनुलीन को कैसे डिफाइन किया गया, मोनोसाइक्लिक कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड पॉलीइन्स को बोलते हैं एनुलीन्स। एक मोनोसाइक्लिक मतलब एक रिंग हो, लेकिन कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड पॉलीइन्स, मतलब प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा।
न्यूट्रल मॉलिक्यूल चाहिए, पॉलीन। इसे रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एनुलिन से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स एनुलिन से। और एक्स क्या है? नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो मोनोसाइक्लिक कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड, पहला सबसे छोटा एनुलिन क्या होगा? पढ़ चुके हो आप, 4 एनुलिन इसे बोलते हैं, जो कि साइक्लोब्यूटाडाइन 4 एनुलिन, जो कि एंटी एरोमेटिक है। बस टर्मिनोलॉजी डालो, ये क्या है? एंटी एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक है। उसके बाद 6 एनुलिन, 6 एनुलिन क्या है? एरोमेटिक है। ठीक है भाई। तो कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड मोनोसाइक्लिक पॉलीन्स। नेक्स्ट ये देखो 8 एनुलिन, कॉट। कॉट तो टब शेप होता है बेटे। ये कैसा शेप होता है? टब शेप होता है। अगर टब शेप होगा तो ये क्या हो जाएगा? नॉन प्लेनर। और ये क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक। क्या हो जाएगा ये? नॉन एरोमेटिक। अब ये नई चीज आप बच्चों को मिली है, 4th, इसे बोलेंगे 10 एनुलिन्स। 10 क्यों? एक्स एनुलिन का मतलब क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। 5 पाई बॉन्ड है तो 5 2 10, इसे बोलते हैं 10 एनुलिन। अब देखो ये भाई 10 एनुलिन तो रूल के अकॉर्डिंग, थ्योरेटिकली अगर हम माने 4n+2 के बेसिस पे माने तो इट शुड बी एरोमेटिक। बट जब लोगों ने रिसर्च करना शुरू किया तो देखा कि ये नॉन एरोमेटिक कैरेक्टर को शो करता था, एरोमेटिसिटी के कैरेक्टर को शो नहीं करता था, ये नॉन एरोमेटिक कैरेक्टर शो करता था। अब फिर चेक करना शुरू किया, क्या बात है, क्यों ये मॉलिक्यूल नॉन एरोमेटिक है? तो देखा ये मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर है, ये नॉन प्लेनर। 10 एनुलिन इज नॉन प्लेनर। क्यों नॉन प्लेनर है? देखो यहां पे देखें आप, पाई बॉन्ड, इस पाई बॉन्ड पे देखें, H कहां जाएगा? बाहर बाहर जाएगा। यहां पे H बाहर बाहर जाएगा। क्यों? क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होने के लिए H कहां जाएगा बेटा? बाहर बाहर जाएगा। देखो दोनों H एक ही डायरेक्शन में, तो इसे बोलते हैं सिस। ये जो पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड ट्रांस पाई बॉन्ड है। देखो ये पाई बॉन्ड कैसा है? ट्रांस पाई बॉन्ड है। क्यों ट्रांस है? कि पाई बॉन्ड के रिस्पेक्ट में अगर एक ऑर्बिटल ऊपर गया तो दूसरा ऑर्बिटल अंदर आएगा, तो ये ऑर्बिटल इधर गया तो ये ऑर्बिटल इधर जाएगा। तो देखो पाई बॉन्ड के रिस्पेक्ट में H जो हो गया अपोजिट चला गया, तो ये क्या हो गया? ट्रांस हो गया। ऐसे यहां पे पाई बॉन्ड के रिस्पेक्ट में H अपोजिट चला गया तो क्या हो गया बेटा? ट्रांस हो गया। अब ये H इधर ही क्यों आया? इसलिए आया क्योंकि बॉन्ड एंगल कितना बनना चाहिए? 120 डिग्री बनना चाहिए वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग। नोटिस क्या कर रहे हो आप? देखो अगर ये H और H को देखो तो ये H और H एकदम पास पास है, इसे कहते हैं ट्रांस हाइड्रोजन, एकदम क्लोज हो जाते हैं। अगर ये मॉलिक्यूल प्लेनर होता तो अपनी प्लेनरिटी को, अपनी क्लोजनेस को, अपने रिपल्शन को, यहां पे देखो रिपल्शन हो रहा है, इसे कहते हैं वांडर वाल रिपल्शन। ये ट्रांस हाइड्रोजन आपस में धक्का मुक्की कर रहे हैं, और धक्का मुक्की इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दूर डिस्टेंस कम है, और डिस्टेंस कम है तो डिस्टेंस अगर बढ़ जाए तो धक्का मुक्की क्या हो जाएगी? रिपल्शन क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। तो ये मॉलिक्यूल क्या करता है? H के रेस्पेक्ट में ट्विस्ट कर जाता है, और ट्विस्ट करने से HS की तो डिस्टेंस इंक्रीज कर गई, लेकिन नॉन प्लेनर हो गया। अगर नॉन प्लेनर हो गया, अगर ये नॉन प्लेनर हो गया तो अब एरोमेटिसिटी का करेक्टर क्या हो गया? खत्म हो गया। मैंने लिखा है नॉन प्लेनर ड्यू टू ट्रांस हाइड्रोजन्स। ट्रांस हाइड्रोजन में प्रॉब्लम क्या है? हैव वॉन्डर वाल रिपल्शन, हैव वॉन्डर वॉल्स रिपल्शन। कब वॉन्डर वाल रिपल्शन होगा? इफ प्लेनर। अगर प्लेनर होगा तो वॉन्डरवाल रिपल्शन होगा। वॉन्डरवाल रिपल्शन को कम करने के लिए वो ट्विस्ट कर जाएगा, खत्म कहानी। आप बच्चों से सब कोई नाटक नहीं पूछा जाएगा, सीधे सीधे पूछा जाएगा। 10 अगर पूछा जाएगा तो अभी तक पूछा नहीं गया, 10 एनुलिन का स्टेटस क्या है, तो आप बोल देना इट इज नॉन प्लेनर, इट इज नॉन एरोमेटिक। करेक्ट। नेक्स्ट आता है 14 एनुलिन। ये देखो 14 एनुलिन, ये 14 एनुलिन, 7 पाई बॉन्ड्स है, 14 एनुलिन। तो यहां पर बच्चे कहते हैं सर यहां का क्या स्टेटस है, यहां क्या वॉन्डरवाल रिपल्शन होता है कि नहीं होता है? तो उसका आंसर है कि यहां पे वॉन्डरवाल रिपल्शन नहीं होता। और 14 एनुलिन बच्चों क्या होता है? 14 एनुलिन्स जो है, एनुलिन वो क्या है? वो प्लेनर है और वो एरोमेटिक हो जाता है। सवाल उठता है यहां आप नॉन प्लेनर बता दे रहे हो, यहां प्लेनर बता रहे हो, क्योंकि यहां स्पेस कम है, छोटी रिंग है, और यहां स्पेस ज्यादा है, बड़ी रिंग है, बड़ा रूम है। अगर बड़ा रूम है तो इन 4H अगर
होंगे भी उसमें तो वो रिपल्शन नहीं कर रहे होंगे, और रिपल्शन नहीं कर रहे होंगे तो ये प्लेनरिटी फॉलो कर रहा है, प्लेनरिटी फॉलो कर रहा है, हक्कर रूल फॉलो कर रहा है तो एरोमेटिक हो गया। लेकिन इसमें एरिया कम है, रिपल्शन ज्यादा है, इसलिए नॉन प्लेनर हो गया। अब एक और लोगों ने सिंथेटिक मॉलिक्यूल बनाया, दिस इज नॉट एनुलिन, मैं बनाने जा रहा हूं नॉट एनुलिन। ये तो इससे तो एनुलिन है ही नहीं, क्योंकि यहां पाई बॉन्ड नहीं है। अगर इस H को हटा दिया, H को हटा के मैंने एक एटम लगा दिया A, और बाकी हर जगह कॉन्जुगेशन कर दिया। अब ये एनुलिन नहीं है बेटा, ये एनुलिन नहीं है। अब ये जो A है ना, ये बाईसाइक्लो बन गया। याद है ना आपको, मैंने बताया था ब्रिज हेड, कैसा ब्रिज हेड बताया था हमने, बताया था ब्रिज हेड कैसा, फ्यूज्ड ब्रिज हेड बताया था। उसके बाद नॉन प्लेनर, तो ये A ऐसे आगे निकला हुआ है। तो A की वैल्यू अगर हम यहां O कर दें, तो अब ये H और H जो है ना, जो यहां रिपल्शन कर रहा था, H और H को हटा के मैंने A लगा दिया, और A को लगाया होगा तो A का A एटम अगर A कहां हो गया, तो आगे होगा या तो पीछे होगा। तो अब जो वंडरवाल रिपल्शन हो रहा था उसकी स्टोरी तो खत्म हो गई ना भाई। अब ये A की वैल्यू में क्या डाल दूं, A की वैल्यू अगर मैं O डाल दूं, सल्फर लगा दूं, NH2 लगा दूं, NH लगा दूं, N लगा दूं, NH लगा दूं, तो ये इट विल बी प्लेनर, इट विल बी प्लेनर। क्यों? क्योंकि ये A आगे है या तो पीछे है, और प्लेनर हो गया, सो एरोमेटिक। नई बात समझ में आ रही है? इसमें डिफरेंस समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? पहली बात, इट इज नॉट एलीन, इट इज नॉट एनुलिन, क्योंकि एनुलिन तो क्या है, मोनोसाइक्लिक कंप्लीटली कॉन्जुगेट, तो बाईसाइक्लिक हो गया। बट इससे बना, इस A को हटा के दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया, यहां पर किससे, यहां पे O से कर दिया, NH से कर दिया, सल्फर से कर दिया। अब इसमें रिपल्शन कम हो गया, रिपल्शन कम हो गया तो प्लेनरिटी अच्छी हो गई, प्लेनरिटी अच्छी हो गई तो ये मॉलिक्यूल क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। ऐसे 14 एनुलिन भी एरोमेटिक है, 18 एनुलिन भी क्या है, एरोमेटिक है। तो इस तरीके से हमने आप बच्चों को सिखाया एनुलिन के बारे में। इसका एक स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं यहां पे बेटा छोटा सा, ये देखो ऐसे, ये देखो ये ऐसे लगा हुआ, यहां पर या तो O लगा हुआ इस तरह से, ये पाई बॉन्ड ऐसे कर दो, 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 तो ये क्या हो गया, ये एरोमेटिसिटी का कैरेक्टर शो कर रहा है। O या तो आगे है या तो O कहां है, पीछे है, और ये मॉलिक्यूल क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। ये तो एरोमेटिक नहीं होगा क्योंकि ये नॉन प्लेनर है, लेकिन ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। तो बेटा कुछ और एग्जांपल्स की बात करते हैं। एजुलिन्स, एजुलिन क्या है, देखो ये जो नीचे वाली रिंग है वो 7 मेंबर्ड है, ऊपर वाली रिंग 5 मेंबर्ड है, और पाई बॉन्ड से कॉन्जुगेशन कर दीजिए। तो देखो 10 इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, 3 + 2 2 पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन लगातार है, कंप्लीट रिंग में, पूरी रिंग में इलेक्ट्रॉनिक करंट है, करेक्ट। अब इसका अगर हम रेजोनेंस कराएं, तो रेजोनेंस कराएंगे तो देखो ऐसे होगा, ये पाई बॉन्ड हमने इधर किया और इस पाई बॉन्ड को उठा के इधर किया, स्केलेटन वैसे का वैसे छोड़ दिया। अब देखो यहां पर कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज, यहां पर पाई बॉन्ड है, यहां पर पाई बॉन्ड है, यहां पर पाई बॉन्ड आ गया, यहां पर नेगेटिव चार्ज, और यहां पर पाई बॉन्ड। देखो दोनों रिंग, यहां पे 3 रिंग्स है, एक तो बड़ी वाली रिंग है ये वाली, कॉन्जुगेशन है 10 इलेक्ट्रॉन्स। इस रिंग को देखो, छोटी रिंग 7 मेंबर्ड और छोटी रिंग 5 मेंबर्ड, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 + 2 4 + 2 6, ये खाली है, 2 + 2 4 4 + 2 6, करेक्ट। तो ये भी रिंग एरोमेटिक है और ये भी रिंग क्या है, एरोमेटिक है। खास बात इसमें यह देखना है कि ये कंपाउंड अगर दिया जाएगा ना, तो आप बोलोगे कि ये कंपाउंड तो सर पोलर होगा। हाइब्रिड में अगर देखेंगे तो ये कंपाउंड का नेचर क्या होगा, पोलर होगा, क्योंकि जब आपने रेजोनेंस किया तो एक देखो एक छोटी वाली रिंग में नेगेटिव चार्ज आ गया, बड़ी वाली रिंग में पॉजिटिव चार्ज आ गया। कोई अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करेगा तो इस छोटी वाली रिंग में मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी, है ना भाई, 6 इलेक्ट्रॉन से मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और छोटी वाली रिंग में, बड़ी वाली रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, करेक्ट। तो इसमें क्या है बेटा, लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, करेक्ट। और ये कंपाउंड कैसा होगा, पोलर कंपाउंड होगा। कैसा कंपाउंड होगा, प्लस से माइनस की तरफ साइन शो करते हैं, ये कंपाउंड कैसा है, पोलर है। तो जब हाइब्रिड आप बनाओगे तो नेगेटिव चार्ज इसमें छोटी वाली रिंग में दौड़ेगा और पॉजिटिव चार्ज बड़ी वाली रिंग में जुड़ेगा। मेरे ख्याल से आप बच्चों को समझ में आया। विच अमंग्स द फॉलोइंग कंपाउंड इज पोलर,
तो उसमें से एजुलिन एक स्ट्रक्चर जरूर आ जाएगा, लेकिन उस एजुलिन में वही स्ट्रक्चर नहीं देंगे, वो आपको ये वाला देंगे, तो आप ये वाला फील करना। अगला इंपॉर्टेंट कंपाउंड है साइक्लोकीटोन्स, ये भी साइक्लिक कीटोन्स, ये भी कंपाउंड पोलर है, देखो एरोमेटिक है। ये पाई बॉन्ड अगर ऊपर में कर दूं तो देखो प्लस चार्ज यहां आ गया, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये क्या कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है। ये भी कंपाउंड क्या है, पोलर है, इसमें म्यू है। इसमें ट्रोपाइलियम, ट्रोपोलोन इसका नाम है, क्या नाम है इसका, ट्रोपोलोन, ट्रोपोलोन इसका नाम है। साइक्लोप्रोपिनोन, ये भी पोलर है, ये भी पोलर है ना भाई। क्योंकि आप देखो यहां पे अगर हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे तो यहां पर ये पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, ओ पर नेगेटिव चार्ज और यहां पर क्या गया बेटा, प्लस चार्ज। ये प्लस चार्ज अंदर अंदर रेजोनेंस करता रहेगा। सब मिसलेनियस एग्जांपल, ये देखो टेक्निक से याद रखना, 3 को 5 से अटैच किया, 5 को 7 से अटैच किया, तो इन दोनों रिंग एरोमेटिक कैरेक्टर शो करता है। कैसे शो करता है, ये जो दोनों कनेक्टिंग पाई बॉन्ड है ना बेटा, पहली बात आप ये समझो कि एरोमेटिसिटी रिंग की फिनोमिना है। तो ये जो पाई बॉन्ड है ये किसी रिंग में इन्वॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन कंडीशन है कि रिंग अनस्टेबल ना हो, मतलब एरोमेटिक हो। जैसे ये पाई बॉन्ड अगर नीचे चलाए तो देखो ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया, और नीचे माइनस चार्ज आ गया। तो ऊपर की भी रिंग एरोमेटिक हो जाएगी और नीचे की भी रिंग क्या हो जाएगी, एरोमेटिक हो जाएगी। ये देखो यहां पर नेगेटिव चार्ज और यहां पर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। और ये भी कंपाउंड कैसा हो गया बेटा, पोलर हो गया। पोलर और एरोमेटिक है, पोलर है और क्या है, एरोमेटिक। ऐसे इसमें अगर इस पाई बॉन्ड को मैं ऊपर कर दूं तो ऊपर करोगे तो आपको ऐसा नहीं करना, उल्टा कर दोगे। अगर इस पाई बॉन्ड को ऊपर कर दिया तो नीचे भी एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, ऊपर भी एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। ये काम नहीं करना है, क्योंकि एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करते। मेरे ख्याल से समझ रहे हो आप। अगर मैं इसको ऊपर कर देता तो यहां नेगेटिव आ जाता, यहां पॉजिटिव आ जाता, तो नेगेटिव से 4 इलेक्ट्रॉन ऊपर भी हो जाते और पॉजिटिव से 4 इलेक्ट्रॉन नीचे भी हो जाते, और दोनों रिंग एंटी एरोमेटिक हो जाती, मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाता। तो मॉलिक्यूल पाई बॉन्ड को नीचे शिफ्ट किया, यहां पाई बॉन्ड को ऊपर शिफ्ट किया। अगर यहां पाई बॉन्ड को ऊपर शिफ्ट किया तो ऊपर वाले रिंग में आप नोटिस कर सकते हो 6 इलेक्ट्रॉन्स आएगा, और नीचे वाले भी रिंग में ट्रोपाइलियम की तरह से काम होगा। ये देखो नेगेटिव चार्ज, ये भी रिंग एरोमेटिक है, ये भी रिंग एरोमेटिक है, और ये भी कंपाउंड क्या है बेटा, पोलर है। प्लस से माइनस की तरफ हम डायरेक्शन शो करते हैं, तो ये भी कंपाउंड क्या है, पोलर है। करेक्ट। तो उल्टा नहीं करना, उल्टा करोगे नीचे करोगे तो यहां प्लस आएगा, यहां माइनस आएगा। प्लस आएगा तो ये 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, माइनस आएगा तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 4n हक्कर रूल 4n को जो फॉलो करे तो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। तो इसलिए मॉलिक्यूल को इस तरह से रोटेट किया। करेक्ट। तो हमने फर्स्ट किया, सेकंड किया, अब थर्ड की बात करते हैं। थर्ड वाला कंपाउंड में अगर इस पाई बॉन्ड को मैं नीचे करूं, 3 को 3 से कनेक्ट किया है, 3 मेंबर्ड को 3 से कनेक्ट किया है। अगर एक पाई बॉन्ड को चाहे ऊपर करूं चाहे नीचे करूं तो एक रिंग एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। तो अगर एंटी एरोमेटिक हो जाएगा तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा, इसलिए वो ये पाई बॉन्ड रोटेट ही नहीं करेगा, किसी तरफ नहीं जाएगा। ये पाई बॉन्ड में रेजोनेंस ही नहीं होगा, ये क्या होगा, लोकलाइज्ड होगा। मेरे ख्याल से आप बच्चे समझ पा रहे हो। ये देखो अगर इस पाई बॉन्ड को मैं ऊपर कर दूं तो नीचे प्लस आएगा, नीचे माइनस, ऊपर माइनस आएगा। नीचे कर दूं तो नीचे माइनस आएगा, ऊपर प्लस आएगा। तो प्लस आने से तो एरोमेटिक बन जाएगा, लेकिन माइनस आने से एंटी एरोमेटिक बन जाएगा, इसलिए वो पाई बॉन्ड रेजोनेंस नहीं करेगा। ये भी लोकलाइज्ड है। क्यों? क्योंकि ये पाई बॉन्ड को अगर ऊपर कर दूं तो ऊपर नेगेटिव आएगा, एरोमेटिक बन जाएगा, और नीचे पॉजिटिव आएगा, एंटी एरोमेटिक बन जाएगा। तो हमें मॉलिक्यूल को एंटी एरोमेटिसिटी नहीं लाना है, कभी भी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड नहीं लाना है। आपको अगर लगता है कि हाँ एक एंटी एरोमेटिक बन रहा है तो इससे अच्छा वो रिएक्शन नहीं होगा, वो रेजोनेंस नहीं करेगा। तो इस तरीके से मैंने आपको 1 2 3 4 को बहुत कनेक्टेड वे में सिखाया। अब आप बच्चों को एक चीज बताना चाहूंगा, अगर कोई बोले कि ये इसकी बॉन्ड लेंथ अगर मान लो L1 है, अगर इसकी बॉन्ड लेंथ अगर L1 है और इसकी बॉन्ड लेंथ जहां रेजोनेंस नहीं हो रहा L2 है, तो आप बोलोगे L1 इज ग्रेटर देन L2। क्यों? क्योंकि L1 में जितना ज्यादा नीचे आएगा उतना ज्यादा एरोमेटिसिटी आएगा, और L2 में वो मूव नहीं कर रहा है, तो डबल बॉन्ड करेक्टर वहां आएगा। डबल बॉन्ड क्या है, छोटा होता है, यहां सिंगल बॉन्ड करेक्टर आएगा, सिंगल बॉन्ड क्या होता है, बड़ा होता है। अगर हम एनर्जी की बात करें, एनर्जी रोटेशनल एनर्जी की बात करें, रोटेशनल एनर्जी मान लो इसको E1 कर दें और इसको क्या कर दें, E2 कर दें। रोटेशनल एनर्जी इसको हम जहां रेजोनेंस नहीं हो रहा है उसको E2 कर दें। तो E1 और E2 में, E2 को रोटेशन में बहुत ज्यादा, क्योंकि पाई बॉन्ड है, बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी कंपैरेटिवली किसके, E1 के। आ रही बात में? तो E2 और E1, E2 मतलब इसको रोटेशन में बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पाई बॉन्ड करेक्टर है और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड करेक्टर। अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात कर ही लिया, अगर मैं डाइपोल मोमेंट की बात करूं, डाइपोल मोमेंट म्यू,
तो म्यू, इसको 1 बोल दूं, इसको 2 बोल ही रहा हूं, तो म्यू 1 जो होगा वो ग्रेटर होगा देन दी म्यू 2। क्यों? क्योंकि ये तो नॉन पोलर होगा, ये तो पाई बॉन्ड रोटेट ही नहीं करेगा, तो पोलैरिटी तो आएगी नहीं। और यहां पे क्या आएगी? पोलैरिटी आएगी, प्लस और माइनस आएगा। इस इधर वाले को 1 बोल रहा हूं और उधर वाले को 2 बोल रहा हूं। जहां रेजोनेंस नहीं करा, देखो इन लोगों को क्या बोल रहा हूं? 2 बोल रहा हूं। इसको 2 वाला स्ट्रक्चर से फील कर लो, इसको 1 वाले स्ट्रक्चर से फील कर लो। तो इन दोनों की बॉन्ड एनर्जी कम होगी, रोटेशन कम करना होगा तो कम एनर्जी देनी पड़ेगी, पोलैरिटी ज्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने आप बच्चों को इन मॉलिक्यूल्स में बताया। और 2 और मॉलिक्यूल है, बोरेजिन, इनऑर्गेनिक बेंजीन, जो इनऑर्गेनिक में आपने पढ़ा है, यह भी एरोमेटिक कैरेक्टर शो करता है। B3N3H6, क्या नाम है? B3N3H6। ऑल्टरनेट पे BN H भी लगाना पड़ेगा बच्चे, H यहां भूल गया है, हर प्लेस पे H लगाना पड़ेगा। ये H हो गया, H हो गया, H है, H है, हर एटम पर H लगा हुआ है। तो आप नोटिस कर सकते हो यह भी मॉलिक्यूल क्या है? एरोमेटिक है। और फ्लोरीन जो एलोट्रॉप है कार्बन का, पॉली साइक्लिक कंपाउंड्स है, C60 मॉलिक्यूल आपने जरूर पढ़ा है, यह भी एरोमेटिसिटी का कैरेक्टर शो करता है। इस तरीके से हमने आपको बच्चों को बहुत डिटेल में बताया कौन सा मॉलिक्यूल एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है और कौन सा मॉलिक्यूल नॉन एरोमेटिक है। अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, दैट इज GOC2, जिसमें GOC1 का एप्लीकेशन। तो GOC1 में हमने पढ़ाया था इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, तो GOC2 में आएगा एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। और देखो अब इसमें सब टॉपिक्स क्या है जो हमें पढ़ना है, जो टॉपिक्स है क्या पढ़ना है? पहली बात हमें इंटरमीडिएट्स पढ़ना है। इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं अभी आप बच्चों को सिखाऊंगा, डिटेल में पढ़ना है। एसिड्स पढ़ना है, सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। बेसिस पढ़ने हैं, और आप बच्चों ने एक आइसोमर्स छोड़ा था, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में चेन आइसोमर पढ़ा था, पोजीशन पढ़ा था, मेटामर पढ़ा था, फंक्शनल पढ़ा था, टोटोमेरिज्म यहां बताएंगे, टोटोमेरिज्म। ये 4 टॉपिक हम GOC2 में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब सबसे पहले थोड़ा सा आपको गाइड करूं कि यार इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो इंटरमीडिएट्स जानने से पहले हम रिएक्शन कराएं, तो रिएक्शन कराते हैं तो जो सबस्ट्रेट हम टेस्ट ट्यूब में लेते हैं उसे बोलते हैं रिएक्टेंट्स। देखो हमने क्या लिया? रिएक्टेंट्स। अब रिएक्टेंट्स को जब आपस में मिक्स करके उसको हीट किया, या जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है रिएक्शन करने के लिए, तो उससे हमें क्या मिलता है? प्रोडक्ट्स। अब प्रोडक्ट्स बनने के पहले बॉन्ड ब्रेक होता है, तो हम क्या बोलते हैं? बीच में क्या होगा बेटा? बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, बॉन्ड ब्रेकिंग। अब बॉन्ड तो बनता है 2 एटम के बीच का, जो बॉन्ड बनता है डबल इलेक्ट्रॉन से। अब मान लो शेयर्ड एटम्स के बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सेम है, से फॉर कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बना है, तो उसमें जो बॉन्ड ब्रेक होगा तो उसे बोलेंगे होमोलिसिस या सिमेट्रिकल ब्रेकिंग। और जब शेयर्ड एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो तो बॉन्ड ब्रेक होगा हेट्रोलिसिस के थ्रू, यानी कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो लेके चला जाएगा। से फॉर कार्बन के साथ Cl लगा दो, तो कार्बन और Cl का जब बॉन्ड टूटेगा आपको याद होगा Cl शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को लेके चला जाएगा Cl माइनस के फॉर्म में, और कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज आएगा। तो जो बॉन्ड ब्रेक होता है वो 2 टाइप से बॉन्ड ब्रेक होता है। एक को बोलते हैं होमोलिसिस या सिमेट्रिकल ब्रेकिंग। देखो ये A और A मैंने एक मॉलिक्यूल लिया, दोनों आइडेंटिकल हैं, तो दोनों ये जो बॉन्ड बना है शेयरिंग से बना है, तो इसमें जो बॉन्ड ब्रेक होगा बेटा वो इस तरीके से होमोलिसिस हो जाएगी। तो दोनों एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, तो इससे हमें क्या मिलेगा? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब बच्चों को पता है ना कि पहले ये अनपेयर्ड था, तभी तो बॉन्ड बना के वो क्या हुआ था? पेयर्ड हुआ था। लेकिन अगर तोड़ दोगे तो ये हमें फ्री रेडिकल मिलता है।
इंटरमीडिएट बाय द प्रोसेस ऑफ होमोलिसिस या सिमेट्रिकल ब्रेकिंग। और अगर हम हेट्रोलिसिस करें, हेट्रोलिसिस या नॉन सिमेट्रिकल ब्रेकिंग, ये तब होगा जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो बॉन्डेड एटम्स के बीच में। से फॉर एग्जांपल ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, बी की ज्यादा है, तो जिसकी ताकत ज्यादा, शेड इलेक्ट्रॉन उधर ही क्या हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा बॉन्ड के साथ। इसे कहते हैं हेट्रोलिसिस। तो ए पर देखो प्लस चार्ज आ गया और बी पर माइनस चार्ज आ गया। तो जब हेट्रोलिसिस होती है तो चार्ज्ड स्पीसीज मिलते हैं, ठीक है, और होमोलिसिस से फ्री रेडिकल मिलता है। तो इस तरह से हमने आप बच्चों को सिखाया कि बॉन्ड कैसे ब्रेक होता है होमोलिसिस और हेट्रोलिसिस से, करेक्ट। अब देखो, अब जो इंटरमीडिएट्स, तो ऐसे बहुत सारे इंटरमीडिएट्स होंगे, नाइट्रीन होता है, कार्बीन होता है, और जो मैं पढ़ाने वाला हूं तो सारी चीज होते ही होते हैं। बट हम लोग जो पढ़ेंगे, जो हमारे सिलेबस में है, देयर आर जनरली इंटरमीडिएट्स की अगर हम बात करें तो इंटरमीडिएट्स हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं। फ्री रेडिकल, जैसे मान लो कार्बन कार्बन का बॉन्ड टूट गया तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया, सिमेट्रिकल बॉन्ड ब्रेकर हुआ, तो ये इसे बोलेंगे फ्री रेडिकल। इस फ्री रेडिकल में नोटिस करो, कार्बन ने 4 बॉन्ड्स बनाया था बेटा, 4 बनाया था, तो 4 में से एक बॉन्ड तो ब्रेक हो गया। तो अब इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो 7 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे इनके आउटर शेल में, 7 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, क्योंकि 3 बॉन्ड पेयर है और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। ऐसे कार्बोकैटायन में, कार्बोकैटायन ने भी पहले देखो कितने बॉन्ड बनाया था, 4 बॉन्ड बनाया था, कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाया था पहले, है ना। तो 4 बॉन्ड से बाद Cl, एक 4th बॉन्ड Cl से बना था, तो शेड इलेक्ट्रॉन को लेके Cl चला गया, तो कार्बोकैटायन यानी उसका एक ऑर्बिटल खाली हो गया। तो इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसमें से 3 बॉन्ड पेयर है और एक ऑर्बिटल वैकेंट है। 3 बॉन्ड पेयर है और एक ऑर्बिटल वैकेंट है। यहां 3 बॉन्ड पेयर है और एक ऑर्बिटल में क्या है, एक ऑर्बिटल में, पी ऑर्बिटल में फ्री रेडिकल है। ऐसे कार्बेनाइन की बात करें तो कार्बेनाइन, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, यानी कि कार्बन ने 4 बॉन्ड्स बनाया था, तो 4 बॉन्ड्स में से तो 3 तो बॉन्ड पेयर है और एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन पेयर है। नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स। देखो नेगेटिव चार्ज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन कैसे, एक तो कार्बन का खुद का इलेक्ट्रॉन और एक जिससे उसने छीना है, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स इनके वैलेंस शेल में होंगे। तो ये मैंने हम 3 इंटरमीडिएट्स को हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसको थोड़ा सा मैंने कंपेयर किया है, कार्बोकैटायन फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन कार्बेनाइन, तो इसके आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स मैंने सिखाया आपको। नेगेटिव चार्ज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स, बार बार बता रहा हूं। इसमें 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये पेयर्ड है, ये पेयर्ड है। अगर 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक क्या होता है भाई, अगर हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पास करें तो अगर पैरामैग्नेटिक होगा तो किसी पोल की तरफ वो क्या हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा। और क्या कहते हैं, जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ना तो वो साउथ पोल की तरफ जाता है ना तो नॉर्थ पोल की तरफ जाता है, ये डायामैग्नेटिक से बोलते हैं। पेयर्ड होते हैं तो डायामैग्नेटिक, जो अनपेयर्ड होते हैं तो पैरामैग्नेटिक। ये न्यूट्रल है और ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज। चार्ज तो 2 ही तरह के होते हैं, प्लस और माइनस। ये लिविस एसिड है। लिविस एसिड वो होते हैं जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर ले। इलेक्ट्रॉन पेयर से जब बात होगी तो हम लिविस एसिड या लिविस बेस की बात करेंगे। जो इलेक्ट्रॉन पेयर ले वो लिविस एसिड है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे वो लिविस बेस है। और इसे इलेक्ट्रोफाइल भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर ले, और इसे न्यूक्लियोफाइल भी बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे। पेयर से बात होती है तो ये ना तो ये ना तो लिविस एसिड है और ना तो ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल है। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो एक बॉन्ड ब्रेक हो चुका है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp2 आएगा। यहां भी एक बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 आएगा, और कुछ चेंज हो सकता है। इन जनरल sp2 आएगा। और फ्री रेडिकल कार्बेनाइन के केस में क्या आएगा, sp3 आएगा और पिरामिडल शेप होगा। इसमें ट्राइगोनल होगा, इसमें ट्राइगोनल होगा और इसमें क्या होगा, पिरामिडल शेप, जैसे अमोनिया का होता है। ये पिरामिडल शेप की अगर हम बात करें तो यहां पर देखो ये पिरामिडल शेप, और इसके इस में क्या है, ये फ्री रेडिकल है, सॉरी कार्बेनाइन है, लोन पेयर है। और ये ट्राइगोनल स्ट्रक्चर बनेगा। ये p ऑर्बिटल है और इस p ऑर्बिटल, इसका p ऑर्बिटल क्या है बेटा, वैकेंट है। और इसका ये अगर p ऑर्बिटल की बात करें, इसमें देखें अगर ये p ऑर्बिटल है, 3 बॉन्ड पेयर बचा हुआ है और इसमें एक क्या है, सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक डेटा दिया, एक कंपेयर करते हुए दिया। अब हम लोगों को इन्हीं इंटरमीडिएट्स के बारे में डिटेल में हमें पढ़ना है। तो बेटा इंटरमीडिएट्स पढ़ाने के बाद
अब क्वेश्चन ये उठता है कि इंटरमीडिएट्स में हम पढ़ेंगे क्या? तो उसका आंसर है, हमें पढ़ना है स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरमीडिएट्स। स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरमीडिएट्स। क्वेश्चन उठता है, स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरमीडिएट्स क्यों पढ़ना है? तो एम क्या है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट पढ़ने का? ध्यान से सुनो, अगर इसका पर्पस समझ में आ जाएगा तो हर चीज बहुत इंटरेस्टिंग वे में आप उसको पढ़ोगे। देखो, स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरमीडिएट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। जल्दी बॉन्ड टूटेगा, जो इंटरमीडिएट स्टेबल होगा वो बॉन्ड जल्दी टूटेगा, और जो बॉन्ड जल्दी टूटेगा इसका मतलब उसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन बॉन्ड एनर्जी of that bond which gives that intermediates। यानी कि अगर हमें बॉन्ड एनर्जी निकालना हो, किसी भी एटम के बीच की बॉन्ड एनर्जी निकालना हो, तो हम कंपेयर करेंगे उस बॉन्ड को तोड़ने के बाद कि उसका जो इंटरमीडिएट है वो कितना स्टेबल है। तो इसको बहुत हर 2 बार मेंस ने पूछा, एडवांस ने पूछा, एडवांस ने इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं कि जो इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसका बॉन्ड उतना जल्दी टूटेगा, और जो बॉन्ड जितना जल्दी टूटेगा इसका मतलब उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या है? कम है। करेक्ट? बताएंगे आपको, बहुत सारी चीजें बताएंगे। अब जो पहला इंटरमीडिएट हम लेते हैं कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन कहते किसको बच्चों? जब कार्बन पे प्लस चार्ज आए तो हम क्या बोलेंगे? कार्बोकैटायन। इसमें 2 चीज हमें पढ़ना है, एक तो स्टेबिलिटी की बात हम कर ही रहे हैं, और दूसरा कार्बोकैटायन एक एडिशनल काम करता है रिएक्शन के दौरान, दैट इज रीअरेंजमेंट। तो अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में हम आपको बताएंगे डिटरमिनिंग स्टेबिलिटी। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कार्बोकैटायन, ये देखो इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है बेटा, ये ट्राइगोनल स्ट्रक्चर है और ट्राइगोनल प्लेनर इसका शेप है, ये ऑर्बिटल इसका खाली है, क्योंकि कार्बन ने पहले 4 बॉन्ड्स बनाए थे और एक बॉन्ड को ब्रेक करके शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को लेकर के चला गया कौन? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी। से फॉर एग्जांपल कार्बन से Cl लगा है तो Cl माइनस निकल गया, कार्बन से OH लगा है तो OH माइनस निकल गया, तो कार्बन पर कौन सा चार्ज आ गया? प्लस चार्ज। तो कार्बन के 4 ऑर्बिटल में से एक ऑर्बिटल उसका क्या है? वैकेंट है। करेक्ट? तो इसे बोलते हैं कार्बोकैटायन का ये ऑर्बिटल डायग्राम है। अब इसकी प्रॉब्लम क्या? अगर किसी की स्टेबिलिटी को हम पता करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये पता कर लें, या बढ़ाना चाहते हैं, किसी की स्टेबिलिटी हम बढ़ाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अगर हम ये पता कर लें कि इसकी प्रॉब्लम क्या है, अगर प्रॉब्लम पता चल जाए, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दो और स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो इसकी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। सो कंप्लीट ऑक्टेट और इंक्रीज स्टेबिलिटी। इनकम्प्लीट ऑक्टेट का मतलब वो भूखा है, उसे भूख लगी है, क्योंकि उसके पास ऑक्टेट कंप्लीट करना था, उसने किया था, उसका शेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेके कोई चला गया। तो कोई अगर भूखा है तो उसको क्या कर दो? आप खाना खिला दो। तो खाना खिला दोगे तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। आ रही है समझ में? तो सो कंप्लीट ऑक्टेट एंड इंक्रीज स्टेबिलिटी। अब ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए बड़ी बड़ी बहुत इंटरेस्टिंग चीज, ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स है, जो आपने GOC1 में पढ़ा है। क्या आपने पढ़ा है? 2 तरह के ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे, बताओ स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे कि घटाएंगे? तो आंसर क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखते हैं, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग जो ग्रुप हैं, अट्रैक्ट करने वाले ग्रुप हैं, बेचारा वैसे ही 6 इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लोगे तो स्टेबिलिटी क्या, इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी क्या हो जाएगी? और कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। तो ध्यान से सुनना, बहुत ही आसान है। क्या लिखा हमने? सो कंप्लीट ऑक्टेट एंड इंक्रीज स्टेबिलिटी, हेंस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप विल इंक्रीज द स्टेबिलिटी। इसका मतलब देखो, प्लस एम से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन देते हो आप, प्लस एम, रेजो, Hc+I, इसी ऑर्डर में आपने चेक करना है। जिसमें प्लस एम होगा उसकी स्टेबिलिटी को सबसे ज्यादा कर देना है, क्योंकि प्लस एम में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जब प्लस एम करेगा कोई ग्रुप
तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। रेजोनेंस में डिस्पर्सन ऑफ चार्ज होगा, वैसे भी जिसमें रेजोनेंस होता है उसमें स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। उसके बाद HC आएगा, क्योंकि HC रेजोनेंस से कम पावरफुल है, प्लस आई का इफेक्ट सबसे कम पावरफुल है, ये लोग इंक्रीज स्टेबिलिटी। और माइनस आई और माइनस एम डिक्रीज द स्टेबिलिटी। तो आप बच्चों ने नोटिस किया कि प्लस वाले ग्रुप प्लस एम HC प्लस आई पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे, और माइनस वाले ग्रुप पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेंगे। और रेजोनेंस तो नो डाउट, जब रेजोनेंस होता है किसी भी मॉलिक्यूल में तो स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ ही जाती है। तो इसी 2 फैक्टर से हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। सीक्वेंस मत भूलना बेटे, प्लस एम सबसे ज्यादा, फिर रेजोनेंस, क्योंकि रेजोनेंस में सिर्फ डिस्पर्सन ऑफ चार्ज होता है। अब रेजोनेंस में देखो एरोमेटिक आ जाए तो एरोमेटिक को पहले लेके जाना, एरोमेटिक को पहले लेके जाना, और नॉन एरोमेटिक को कहां लेके जाना, बाद में लेके जाना। एरोमेटिक से सबसे पहले प्लस एम, फिर एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर HC, फिर प्लस आई, फिर ये, उसके बाद ये हो गया। अब देखो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फाइंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में हमने पहला एग्जांपल लिया। देखो ये कार्बन अगर 3 कार्बन से अटैच्ड है तो इसे कहते हैं टर्शरी कार्बोकेटायन। ये कार्बन अगर 2 कार्बन से अटैच्ड है तो इसे बोलेंगे सेकेंडरी कार्बोकेटायन। ये कार्बन 1 कार्बन से अटैच्ड है, कार्बन नहीं, ये कार्बोकेटायन 1 कार्बन से अटैच्ड है, प्राइमरी कार्बोकेटायन। ये ड्यूटेरियम लगा है, ये भी कौन सा कार्बोकेटायन, 1 डिग्री कार्बोकेटायन। तो पहले प्लस एम देखो कहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, रेजोनेंस कहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, HC हो रहा है। यहां पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं बताओ, यहां पे अल्फा हाइड्रोजन 9 है, यहां पे अल्फा हाइड्रोजन 6 है, यहां पे अल्फा हाइड्रोजन 3 है, और यहां पे अल्फा ड्यूटेरियम 3 है। हमने बताया था जब HC में हाइपर का नंबर ज्यादा हो जाएगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो नंबर 1 की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, फिर नंबर 2 की, फिर नंबर 3 की, फिर नंबर 4 की। क्वेश्चन उठता है 3 और 4 को कैसे डिसाइड किया। तो 3 और 4 में हमने बताया था कि CH की HC का रेट फास्ट होता है, और CD की HC का रेट क्या होता है, स्लो होता है, क्योंकि CD बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है और CH बॉन्ड वीकर बॉन्ड है। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में रेजोनेंस कहीं नहीं हो रहा है, प्लस एम कहीं नहीं हो रहा है, HC हो रहा है। यहां पे अल्फा H कितने हैं, 3, और यहां पे अल्फा H कितने हैं, देखो पहला एटम अल्फा H कितने हैं, 2, और यहां पे अल्फा H कितना है, 1, और यहां पे अल्फा H कितना है बेटा, 6। तो हम हाइपर कॉन्जुगेशन से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। बच्चे कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, आई इफेक्ट क्यों नहीं देखते हो। भैया हाइपर कॉन्जुगेशन और आई में पावरफुल कौन है, हाइपर कॉन्जुगेशन पावरफुल है, तो आई देखने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप बच्चों ने सबसे ज्यादा अल्फा H तो लास्ट वाले में, फोर्थ वाले में, फोर्थ के बाद फर्स्ट वाले में, फर्स्ट के बाद सेकंड वाले में, और सेकंड के बाद कौन से वाले में, थर्ड वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया, इसमें देखो अल्फा H यहां पे कितना है, 3, यहां पे अल्फा H कितना है, 0, यहां पे अल्फा ड्यूटेरियम कितना है, 3, और यहां पे अल्फा D कितना है, 0। तो यहां पे प्लस आई लग रहा है, यहां पे क्या लग रहा है बताओ, प्लस आई। यहां पे भी क्या लग रहा है, प्लस आई। यहां पे HC नहीं हो रहा है, क्या लग रहा है, प्लस आई। यहां पे HC नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, प्लस आई हो रहा है, क्योंकि अल्फा H है ही नहीं। लेकिन यहां पे D है और यहां H है, तो H का HC फास्ट होता है और D का HC क्या होता है बेटा, स्लो होता है। तो 3 में आया D वाला, ठीक है। अब प्लस आई, अब प्लस आई किसका ज्यादा है, ड्यूटेरियम का या हाइड्रोजन का, आंसर आएगा ड्यूटेरियम का ज्यादा है। HC किसका ज्यादा है, H का ज्यादा है। तो यहां HC तो लग ही नहीं रहा है, तो प्लस आई से कंपेयर करेंगे तो फोर्थ वाला पहले चला जाएगा बेटा, और सेकंड वाला कहां चला जाएगा, बाद में चला जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 4 में ये देखो अल्फा H यहां पे है जो HC करेगा, यहां का sp2 कार्बन है, HC नहीं करेगा, यहां पर भी sp2 कार्बन है, HC नहीं करेगा। आपको बताया था कि ये कार्बोकेटायन लोकलाइज्ड है, सब बता चुके हैं, रेजोनेंस में लोकलाइज्ड है। और यहां पे sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो यहां पे रेजोनेंस कहीं नहीं हो रहा है, HC तीनों में कहीं नहीं हो रहा है, इसमें हो रहा है। तो आंसर क्या जाएगा, 1 के बाद माइनस आई से कंपेयर करना, यहां पे एक sp2 है और यहां पे दोनों किनारे डबल sp2 है। ये देखो ये दोनों तरफ क्या है, sp2 है। तो 1 आ गया, 1 के बाद क्या चला जाएगा, स्टेबिलिटी में 2 जाएगा, 2 के बाद 3 जाएगा, और 3 के बाद 4 जाएगा। 1 2 3 4। 1 में देखो हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, HC हो रहा है, HC पहले वाले में HC हो रहा है, सेकंड थर्ड फोर्थ में HC नहीं हो रहा है। याद रखना ये कार्बोकेटायन लोकलाइज्ड है, क्योंकि फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर ये कार्बोकेटायन रेजोनेंस करेगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगा, और अगर sp हो जाएगा इस कार्बन का तो
इसमें एंगुलर स्ट्रेन आ जाएगा, तो इसलिए लोकलाइज्ड है। बेंजीन में तो रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन उस रेजोनेंस का फायदा उस कार्बोकेटाइन के ऊपर नहीं हो रहा है। तो इसका ऑर्डर 1 2 3 4, सबसे पहले ये, फिर इसका माइनस आई ज्यादा, इसका माइनस आई और डबल माइनस आई, इसका माइनस आई क्या है, सबसे ज्यादा। एग्जाम्पल नंबर 5 हम करने वाले हैं। तो बेटा स्टेबिलिटी के ऑर्डर में एग्जाम्पल नंबर 5 की बात करते हैं। तो हमने आप बच्चों को सिखाया कि स्टेबिलिटी जब भी पता करोगे तो सबसे पहले प्लस एम देखना, फिर रेजोनेंस देखना, फिर एससी देखना, फिर आई देखना। तो देखो यहां पर रेजोनेंस हो रहा है, यहां पे रेजोनेंस हो रहा है, यहां पे भी रेजोनेंस हो रहा है, और यहां पे लोकलाइज्ड है तो बगल वाले का हाइब्रिडाइजेशन देखो sp2 है, यहां पे लोकलाइज्ड है तो बगल वाले का हाइब्रिडाइजेशन sp है, यहां पे लोकलाइज्ड है। तो अगर हम फिनाइल कार्बोकेटाइन की बात करें तो फिनाइल कार्बोकेटाइन, फिनाइल पर प्लस चार्ज आ गया, इसके लेफ्ट राइट में डबल कार्बन है और दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। तो एक sp2 का माइनस आई कम होता है, 2 sp2 का माइनस आई ज्यादा होता है। तो ऑर्डर क्या चला जाएगा, पहले का फर्स्ट जाएगा क्योंकि ज्यादा रेजोनेंस, देन सेकंड जाएगा, देन थर्ड जाएगा, देन थर्ड के बाद फिर हमारे पास फिफ्थ जाएगा, और फिफ्थ के बाद फिर क्या जाएगा, फोर्थ जाएगा। ऐसा क्यों आया, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको बच्चों को सिखाया या माइनस आई का ऑर्डर आप बच्चों को बताया। तो माइनस आई sp2 का कम होता है और sp3 का ज्यादा होता है, sp2 का कम होता है और sp का क्या होता है, ज्यादा होता है। करेक्ट। तो यहां डबल sp2 था इसलिए उसको हमने बाद में कर दिया। यहां का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो इसका ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल जो है वो p ऑर्बिटल में है, इसका भी वैकेंट ऑर्बिटल p ऑर्बिटल में है। इसके वैकेंट ऑर्बिटल की बात करें, यह भी p ऑर्बिटल में है। थोड़ा सा इसका हाइब्रिडाइजेशन देखो sp आता है। हमने आप बच्चों को शुरू में बताया था कि इन जनरल कार्बोकेटाइन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, बट इनफैक्ट sp2 और sp कुछ भी हो सकता है, sp3 नहीं होगा क्योंकि बॉन्ड ब्रेक हो चुका है। तो अब यहां पे देखो हम sp हाइब्रिडेशन कैसे शो कर रहे हैं। ये पाई बॉन्ड बन चुका, p ऑर्बिटल ने पाई बॉन्ड बनाया। करेक्ट। अब एक p ऑर्बिटल जो बचा हुआ लेफ्ट ओवर है वो कार्बोकेटाइन का ऑर्बिटल है, ये कार्बोकेटाइन का ऑर्बिटल है जो कि वैकेंट है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया बेटा, sp हो गया। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp है, लेकिन इसमें आप बच्चों को कुछ खास चीजें नोटिस करने को मिलेंगी। 2 पाई बॉन्ड्स बना हुआ है, एक p ऑर्बिटल ने, सिर्फ और py ने एक पाई बॉन्ड बनाया, और pz ने दूसरा पाई बॉन्ड बना दिया। आप देखो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp का मतलब 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे, जिसमें से एक आउट ऑफ द 2 1 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ने क्या बनाया हुआ है, सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ है, और दूसरा जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो वैकेंट है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहां पर वैकेंट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में है। इसकी बात करो फिनाइल कार्बोकेटाइन, फिनाइल कार्बोकेटाइन में भी वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में है। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 पहले से ही है, तो उसके p ऑर्बिटल ने तो पाई बॉन्ड बनाया हुआ है, लेकिन ये जो बेटा वैकेंट ऑर्बिटल है वो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। तो अब हम लोगों से पूछे कि कार्बोकेटाइन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो आप बोलोगे इन जनरल sp2 होगा, बट sp भी हो सकता है। आज तक ऐसे कोई क्वेश्चंस आए नहीं है, सिर्फ स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी के पीछे ड्राइविंग फोर्स क्या है, क्या सोचना है, क्यों स्टेबिलिटी हम चेक कर रहे हैं, क्योंकि वो बॉन्ड जल्दी ब्रेक होता है जिसका इंटरमीडिएट क्या होता है बेटा, स्टेबल होता है। अब देखो एग्जांपल नंबर 6, आप वही चेक करना है। देखो यहां पर नो, कहीं रेजोनेंस नहीं हो रहा है, कहीं पे प्लस एम नहीं हो रहा है, HC हो रहा है। HC होने के लिए आप बच्चों को अल्फा H पता करना है। यहां पे अल्फा H3 है, यहां पे अल्फा H2 है, यहां पे अल्फा H1 है, और यहां पे अल्फा H कितना है, 0 है। तो HC सबसे ज्यादा यहां पर, तो 1 की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, देन 2 की, देन 3 की, देन 4 की। मेरे ख्याल से क्लियर है बच्चों को। अल्फा H3 है, अल्फा H2 है, अल्फा H1 है, अल्फा H0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 7 में भी आप नोटिस कर सकते हो, प्लस एम कहीं नहीं हो रहा है, रेजोनेंस कहीं नहीं हो रहा है, HC देखना है। अल्फा H3 है, यहां पे अल्फा H2 है, ये Cl भाई साहब माइनस आई कर रहे हैं। अल्फा H कम हो गया, माइनस आई करने वाले ग्रुप की जो टेंडेंसी है वो इंक्रीज कर गई, तो इसका भी ऑर्डर जो जाएगा 1 इज ग्रेटर देन
2 इज ग्रेटर देन 3 इज ग्रेटर देन 4। आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, कोई भी क्वेश्चन याद नहीं करना है। 100% आप क्वेश्चन कर लेंगे अगर वो ऑर्डर याद रखेंगे। सबसे पहले प्लस एम, फिर रेजोनेंस, फिर HC, फिर I स्टेबलाइज करेगा, और माइनस ए और माइनस एम डिस्टेबलाइज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 को मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं बेटा। ये देखो मैंने इसका ऑर्डर पहले से लिख दिया है, क्योंकि इससे थोड़ा सा आपको इन जनरल एक आइडिया पता हो जाता है। देखो यहां पे प्लस एम कर रहा है, कार्बोकेटाइन के बगल में प्लस एम भी हो रहा है, प्लस आई भी हो रहा है। यहां भी प्लस एम हो रहा है और माइनस आई हो रहा है, प्लस एम डोमिनेटिंग है। यहां भी प्लस एम हो रहा है, माइनस आई हो रहा है, प्लस एम डोमिनेटिंग है। प्लस एम की वैल्यू कम होती चली गई, यहां पे भी प्लस एम की वैल्यू क्या हो गई बताओ, पहले के कंपेरेटिवली कम हो गई। यहां पर भी प्लस एम, OH का प्लस एम ज्यादा और OR का प्लस एम क्या होता है, कम होता है। ये देखो बाद में हो गया। पीएच में सिर्फ रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस ज्यादा बेंजाइल कार्बोकेटाइन, यहां पे बेंजाइल में ज्यादा रेजोनेंस होगा। एलाइल का एक्सटेंडेड फॉर्म है, कम रेजोनेंस होगा। यहां पे भी कम रेजोनेंस होगा। यहां पे लेफ्ट राइट में अल्फा H HC हो रहा है, अल्फा H यहां पर कहा क्या है, 6 है। तो जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसी बेसिस पे इसको सिखाया। एग्जांपल नंबर 9, ये भी मैं स्टार बना रहा हूं। CF3 कार्बोकेटाइन के बगल में फ्लोरीन है, बैक बॉन्डिंग हो जाएगी जिसे आप प्लस एम बोलोगे। तो 2p की ओवरलैपिंग है, यहां 3p और 2p की ओवरलैपिंग है, यहां 4p और 2p की ओवरलैपिंग है। तो यहां ओवरलैपिंग बढ़िया होगी, प्लस एम बढ़िया होगा, इसलिए इसका ऑर्डर चला जाएगा 1 इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये भी देखो थोड़ा टेक्निकली आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। यहां पे देखो 2p से ओवरलैपिंग हो जा रही है, प्लस एम हो गया यहां पे ये माइनस आई करेंगे, और यहां पे ये पास हो गया है, माइनस आई यहां पर ज्यादा होगा। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया बेटा, 1 2 3। अगले क्वेश्चन में बहुत ही आसान, रेजोनेंस हो रहा है, 3 pH से रेजोनेंस, 2 pH से रेजोनेंस, 1 pH से रेजोनेंस, नो रेजोनेंस। तो यहां पे ऑर्डर जाएगा 1 2 3 4, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान, ये देखो एरोमेटिक है कार्बोकेटाइन, देखो प्लस एम कहीं नहीं हो रहा है। रेजोनेंस देखना, रेजोनेंस में यहां पर क्या हो रहा है, एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक है, और ये देखो एंटी एरोमेटिक है। और एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल तो रूम टेम्परेचर पे पाया नहीं जाता, इसलिए इसका ऑर्डर जाएगा 1 2 3, 1 2 3। फिर से एक बार शायद दिखाई नहीं पड़ा हो, ये एरोमेटिक कार्बोकेटाइन है 4n+2, ये नॉन एरोमेटिक है क्योंकि पूरे रिंग में सर्किट नहीं, मतलब इलेक्ट्रिक करंट नहीं है। यहां पर ये एंटी एरोमेटिक है। ये भी इन जनरल देखो, ये ट्रोपाइलियम कार्बोकेटाइन आपको बताया था बच्चों को, एरोमेटिक है। इसमें RS कितने मिलेंगे, 7 RS मिलेंगे। ये भी एरोमेटिक है, इसमें RS कितने मिलेंगे, 3 RS मिलेंगे। ये भी एरोमेटिक है, लेकिन इसमें RS 5 मिलेंगे। फिर भी इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, देखो इसको इंपॉर्टेंट लिखना बेटा, जनरली बच्चे गड़बड़ करते हैं। बेंजाइल कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी साइक्लोप्रोपिनाइल कार्बोकेटाइन से क्या होती है, कम होती है, क्योंकि 5 RS तो मिलेंगे लेकिन सारे RS की स्टेबिलिटी इक्वल नहीं होगी। तो हमने सिखाया था कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें RS की स्टेबिलिटी इक्वल होती है उसका हाइब्रिड भी खूब ज्यादा स्टेबल होता है। तो इसको ले आए, फिर इसको ले आए। यहां पर तो देखो लोकलाइज्ड है, यहां पर बेटा क्या है, ये लोकलाइज्ड है। ये देखो यहां पर ये लोकलाइज्ड है, और यहां पर भी ये लोकलाइज्ड है, और यहां पर इस बगल में क्या है बताओ, sp2 कार्बन है, इस बगल में sp3 कार्बन है। यहां HC भी नहीं हो रहा है, यहां भी HC नहीं हो रहा है। तो अब बताओ, यहां तक तो आप 1 2 3 में तो कोई परेशानी नहीं है बच्चों को। इसमें यहां भी हाइब्रिडाइजेशन sp2, यहां भी हाइब्रिडाइजेशन sp2, करेक्ट। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन sp2, और यहां भी हाइब्रिडाइजेशन sp2। अब इसमें देखो कि अगल बगल से प्लस आई लगेगा, यहां प्लस आई नहीं लगेगा। तो ऑर्डर क्या जाएगा, 1 इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 3 इज ग्रेटर देन 5 इज ग्रेटर देन 4 इज ग्रेटर देन क्या, 6। आ रही बात समझ? इन तीनों में पहले कंपेयर करो, यहां पे अगल बगल sp2, यहां अगल बगल sp3, करेक्ट। तो sp3 होने का, sp3 का प्लस आई ज्यादा है कि नहीं ज्यादा है, तो sp3 का प्लस आई ज्यादा है, इसलिए इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, पहले कर दिया, करेक्ट। अगले एग्जांपल में देखो बेंजीन के हमने कहां पे लगा दिया, इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना है। देखो ये तीनों 1 2 3 हो गए, 5 4 6, 5 4 6 में आप नोटिस करो कि ये कार्बोकेटाइन ब्रिजहेड का हाईली अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल। पहले क्या जाएगा, क्या कहते हैं, यहां 4 जाएगा, 4 एंड देन 5 एंड देन 6। देखो 4 5 6 को मैं कंपेयर कर रहा हूं, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, प्लेनर है,
ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है बट नॉन प्लेनर है, नॉन प्लेनर है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि sp2 है तो प्लेनर होना चाहिए, और यहां पे भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो नॉन प्लेनर होना चाहिए, नॉन प्लेनर है और हमें कैसे चाहिए, प्लेनर चाहिए, बट अगल बगल हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है, इधर तो sp3 है, तो इसको हमने सबसे बाद में कर दिया, क्योंकि sp2 का माइनस आई क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप नोटिस करो, प्लस एम, यहां पे देखो प्लस एम चल रहा है, यहां भी प्लस एम चल रहा है, यहां पे कुछ नहीं हो रहा है, यहां पे अल्फा H3 है, यहां पे अल्फा H2 है, यहां पे अल्फा H1 है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप विल इंक्रीज द स्टेबिलिटी। बेंजाइल कार्बोकैटायन प्लस एम ज्यादा किसका है, OH या NH2 का, तो आंसर आया NH2 का प्लस एम ज्यादा है, 2 कर दिया, 2 के बाद 1 कर दिया। अब देखो यहां पे अल्फा H3 है तो इसके बाद 4 आया, अल्फा H2 है 5 आया, अल्फा H1 है 6 आया, इसमें कोई भी अल्फा H नहीं लगा हुआ है, तो इसको हमने क्या कर दिया, लास्ट पर कर दिया। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में देखो इसी के आगे मैंने इंक्रीज किया है, यहां पे अल्फा H कितना है बेटा, अल्फा H यहां पर 1 है, यहां पे अल्फा H 0 है, प्लस तो HC नहीं हो रहा है, प्लस आई हो रहा है। ये तो देखो इडियट है, मैंने बताया था ना, प्लस एम एंड माइनस आई, डोमिनेटिंग क्या है माइनस आई, और ये क्या कर रहा है माइनस एम और माइनस आई कर रहा है, और ये भी क्या कर रहा है माइनस एम और माइनस आई कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है। माइनस एम वाले ग्रुप इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेंगे, तो सबसे पहले तो हमने देखो किसको कर दिया, 1 को कर दिया, 1 के बाद हमने किसको किया, 2 को किया, 2 के बाद 3 को, क्योंकि माइनस आई डोमिनेटिंग है, और यहां माइनस एम माइनस एम माइनस एम इसका सबसे ज्यादा है, उसका कम है, तो 5th वाले को पहले किया और 4th वाले को कहां पे कर दिया, बाद में कर दिया। तो देखो बेंजाइल कार्बोकैटायन के पैरा पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबिलिटी इंक्रीज करेंगे, और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप स्टेबिलिटी को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। एग्जांपल नंबर 16 में आप नोटिस करो, थोड़ा सा टेक्निकली आप और आप स्मार्ट आप बनने वाले हो। देखो यहां पे OCH3 लगा है, ये क्या करेगा, प्लस एम करेगा, OCH3 मेटा पे लगा है। मैंने बोला था जब रेजोनेंस पढ़ाया था कि व्हेन टू ग्रुप्स विल बी मेटा टू ईच अदर, तो वो बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में होते हैं, बट बेटा आपस में वो कॉन्जुगेशन में नहीं होते, तो आपस में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट लगेगा, तो आंसर है उनका आई इफेक्ट लगेगा। तो फॉर्चुनेटली ये आई कर रहा है, तो माइनस आई कर रहा है, इसकी स्टेबिलिटी, ये माइनस आई ग्रुप मेटा पे लगा है, आई इफेक्ट, जब दो ग्रुप मेटा पे होते हैं एक दूसरे को इंडक्टिव इफेक्ट से स्टेबलाइज या डिस्टेबलाइज करते हैं, माइनस आई कर रहा है तो इसलिए वो डिस्टेबलाइज कर रहा है। ये देखो ऑर्थो पर तो प्लस एम लगेगा और यहां पर कुछ नहीं लगा हुआ है। अब देखो अब सबसे लीस्ट स्टेबल कौन जाएगा, प्लस एम कोई ग्रुप नहीं लगा है, माइनस आई, तो सबसे लीस्ट स्टेबल कौन सा हो गया, लीस्ट स्टेबल हो गया सेकंड वाला। अब यहां भी प्लस एम, यहां भी प्लस एम, सेकंड लास्ट पे कौन जाएगा, फोर्थ वाला। अब ध्यान से सुनिए, ऑर्थो और पैरा को, रेजोनेंस इज नॉट अ डिस्टेंस डिपेंडेंट प्रोसेस, तो अब जितना ऑर्थो पे रेजोनेंस लग रहा है उतना ही पैरा पे लग रहा है, तो दोनों को कैसे हम डिफरेंशिएट करें, आंसर है आई इफेक्ट से। ये माइनस आई भी तो करता है, तो ऑर्थो पे माइनस आई क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, और पैरा पे माइनस आई क्या लगेगा, कम लगेगा, तो माइनस आई कम, तो इसलिए पैरा सबसे पहले आया, 1 को सबसे टॉप पे किया और 3 को दूसरे नंबर पर किया। एक बार फिर से मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं बेटा, आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। पैरा पे प्लस एम, ऑर्थो पे प्लस एम, मेटा पे माइनस आई, ये वाला माइनस आई वाले को लास्ट में ले गए, बेंजाइल वाले को पहले ले गए। अब ऑर्थो पैरा को कैसे कंपेयर करोगे, रेजोनेंस इफेक्ट तो बराबर लगता है, तो इंडक्टिव इफेक्ट से कंपेयर करो। ऑर्थो पे आई ज्यादा लगेगा, डिस्टेंस नजदीक है, पैरा पे डिस्टेंस दूर है तो कम लगेगा आई। फॉर्चुनेटली ये माइनस आई कर रहा है तो माइनस आई कम होगा, माइनस आई ज्यादा होगा, तो सबसे पहले और पैरा गया, पैरा के बाद ऑर्थो गया, ऑर्थो के बाद बेंजाइल गया, फिर उसके बाद मेटा गया। करेक्ट। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, CH3 पैरा पे लगा है, देखो HC कर रहा है, HC अल्फा H यहां पे कितना है, 3 है। अब मेटा पे आया तो मेटा पे HC नहीं लगेगा, बेंजीन के साथ तो HC कर रहा है, लेकिन आपस में एक दूसरे को आई इफेक्ट से स्टेबलाइज करता है या डिस्टेबलाइज करता है। मैंने रेजोनेंस वाले कॉन्सेप्ट में सिखाया है, यहां पे भी HC हो रहा है बेटा। तो अब देखो दोनों में तीनों में ऑर्थो मेटा पैरा सब पे इलेक्ट्रॉन आप दे रहे हो, तो सबसे कम किसका होगा, लास्ट वाले का। क्यों, क्योंकि उसमें कोई ग्रुप नहीं लगा है। उसके बाद सेकंड लास्ट में क्या जाएगा, मेटा वाला, क्योंकि मेटा पर सिंपल आई इफेक्ट लग रहा है। अब ऑर्थो पैरा को कंपेयर करो, जितना HC यहां लग रहा है उतना HC लग रहा है। अगला टूल क्या है, आई इफेक्ट विच इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, ऑर्थो पर आई ज्यादा है, फॉर्चुनेटली ये प्लस आई कर रहा है, तो तीसरे को पहले लेकर के गए और फर्स्ट वाले को
सेकंड नंबर पर लेकर के गए। तो इस तरीके से आप बच्चों को अभी और सारे एग्जांपल्स कराएंगे। इतने एग्जांपल्स से हमने आपको स्टेबिलिटी बताने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल के बारे में थोड़ा मैं आप बच्चों को सिखाने वाला हूं। सीपीएम देखो क्या है, साइक्लोप्रोपाइल मेथाइल कार्बोकैटायन, मिथाइल कार्बोकैटायन और यहां पर साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप, करेक्ट। इसे सीपीएम बोलते हैं। इसमें होता है डांसिंग रेजोनेंस। तो डांसिंग रेजोनेंस क्या होता है, देखो डांसिंग रेजोनेंस में ये कार्बोकैटायन है, ये इसका p ऑर्बिटल है जो कि वैकेंट है। आप नोटिस करोगे ये जो p ऑर्बिटल की कोप्लेनरिटी है इस सिग्मा ऑर्बिटल के एकदम पैरेलल है, और ये सिग्मा ऑर्बिटल में बहुत ज्यादा बेटा एंगुलर स्ट्रेन है। ये बॉन्ड बहुत ही वीक बॉन्ड है। क्यों वीक है, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और इसका बॉन्ड एंगल चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट और है यहां पर कितना 60 डिग्री। तो डिफरेंस बहुत ज्यादा आ रहा है, इसलिए यहां प्रॉपर ओवरलैपिंग नहीं है। तो ये बॉन्ड बहुत वीक है। तो बहुत वीक है, तो अगर ये ऑर्बिटल बेटा वैकेंट है और यहां इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा है तो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ जाना बनता है कि नहीं बनता है, बनता है। तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन ब्रेक करके ऊपर चला जाता है और देखो पॉजिटिव चार्ज यहां चला आया। इन द सेम वे ये भी सिग्मा इलेक्ट्रॉन इधर जा सकता है तो पॉजिटिव चार्ज इधर चला जाएगा। तो 3rs में ये रेजोनेंस कर रहा है। तो हाइब्रिड जब बनाओगे तो ये देखो सिग्मा यहां सिग्मा और यहां सिग्मा, ये सिग्मा सिग्मा तो ऐसे ही रहा, लेकिन लेफ्ट और राइट के जो सिग्मा बॉन्ड्स थे वहां पर वहां के इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज कर गए हैं, कहां पर, ऊपर। इसी को बोलते हैं डांसिंग रेजोनेंस। तो डांस जब आप कभी करते हो तो वेस्ट आप कैसे चलाते हो, कभी इधर वेस्ट करते हो कभी इधर वेस्ट करते हो, दैट इज नोन एज डांसिंग रेजोनेंस। तो इसकी एनर्जी इतनी कम हो जाती है इस बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद कि इसकी स्टेबिलिटी बेंजाइल कार्बोकैटायन से भी ज्यादा हो जाती है। तो मैंने सीपीएम के बारे में सिखाया। आज तक सीपीएम किसी भी नॉर्मल बुक में कभी, पहली बात तो किसी एग्जाम में नहीं पूछा गया है और स्टैंडर्ड बुक में है, किसी छोटी नॉर्मल बुक में नहीं दिया हुआ है। तो चलो सीपीएम के बाद एक इन जनरल ऑर्डर बता रहे हैं। ये मैंने ही ऑर्डर लिख दिया बेटा। ये देखो बेंजाइल सेकेंडरी, ये क्या है, बेंजाइल सेकेंडरी। इसकी स्टेबिलिटी टर्शरी से ज्यादा, लेकिन बेंजाइलिक प्राइमरी से इसकी स्टेबिलिटी टर्शरी से ज्यादा, और टर्शरी जिसमें सिर्फ HC हो रहा है, अल्फा H9 है, इसमें सिर्फ HC हो रहा है, इसकी स्टेबिलिटी बेंजाइल से ज्यादा। तो ये एक्सपेरिमेंटल है और इसको आप याद रखोगे और इसको एडवांस ने भी पूछा है, करेक्ट। इसकी ज्यादा, इसकी कम, इसकी सबसे कम। यहां पर एंगुलर स्ट्रेन डिक्रीज हो रहा है, आई एम सॉरी, इसमें एंगुलर स्ट्रेन सबसे कम है। एंगुलर स्ट्रेन लीस्ट, देयरफॉर मोस्ट स्टेबल। क्यों एंगुलर स्ट्रेन क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 बॉन्ड एंगल चाहिए 120 डिग्री और यहां 120 डिग्री है भी, लेकिन यहां पर धीरे धीरे बॉन्ड एंगल कम होता चला जा रहा है 108 डिग्री। यहां पर बॉन्ड एंगल 108 डिग्री, यहां पर बॉन्ड एंगल 90 डिग्री और यहां पर बॉन्ड एंगल क्या आ जाएगा 60 डिग्री। तो एंगुलर स्ट्रेन सबसे ज्यादा है और इसलिए स्टेबिलिटी क्या हो गई, सबसे कम हो गई। इस तरह से 35 एग्जांपल्स के साथ आप बच्चों को मैंने कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के बारे में सिखाया। याद, हमने आपको शुरू में बताया था कि कार्बोकैटायन का 2 काम है। पहला काम है, 2 रिएक्शन पढ़ते हैं, पहला है स्टेबिलिटी और दूसरा है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। तो अब हम आप बच्चों को सिखाने जा रहे हैं रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। सवाल उठता है कि रीअरेंजमेंट कार्बोकैटायन क्यों करता है, तो रीअरेंजमेंट इसलिए करता है ताकि उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो देखो एम क्या है कार्बोकैटायन के रीअरेंजमेंट की, टू गेन मोर स्टेबिलिटी। यानी कि पहले कम स्टेबल था, एनर्जी उसकी ज्यादा थी और बाद में स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी तो एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि हाई एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ जाना, इसका मतलब कि ये जो प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो देखो मैंने लिखा हुआ है कि एम क्या है, टू गेन मोर स्टेबिलिटी। पहले लेस स्टेबल था, मोर एनर्जी थी, बाद में वो मोर स्टेबल हो जाएगा,
लेस एनर्जी हो जाएगी। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक ग्राफ से अगर हम रिप्रेजेंट करें तो इस एक्सिस पे एनर्जी एक्सिस और इस एक्सिस पर अगर हम रिएक्शन कोऑर्डिनेट की बात करें तो पहले लेस स्टेबल है और लेस स्टेबल से देखो कहां पहुंच जा रहा है, वो मोर स्टेबल की तरफ पहुंच गया, या और लेस स्टेबल है तो उससे वो मोर स्टेबल पहुंच गया। से फॉर यहां प्राइमरी है तो प्राइमरी से टर्शरी पहुंच गया। अगर यहां सेकेंडरी है तो सेकेंडरी से कहां पहुंच गया, टर्शरी पहुंच गया। तो एनर्जी डिफरेंस यानी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। प्राइमरी से टर्शरी जाने में अगर हम देखें, यहां पे हमें सेकेंडरी लिखना पड़ेगा क्योंकि सेकेंडरी की एनर्जी कम होगी और प्राइमरी की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो सेकेंडरी से टर्शरी जाने में एनर्जी देखो कम रिलीज हुई, और अगर प्राइमरी से हम टर्शरी की बात करें तो एनर्जी क्या होगी, ज्यादा रिलीज होगी। तो ड्राइविंग फोर्स है टू गेन मोर स्टेबिलिटी। और एक खास बात, शिफ्ट बहुत डिटेल बताएंगे, ये जो शिफ्टिंग होती है वो ट्रांजिशन स्टेट, एक टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूं, ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होती है। ट्रांजिशन स्टेट एक ऐसा स्टेट है, एक ऐसे एनर्जी लेवल का स्टेट है जिसमें बॉन्ड की ब्रेकिंग एंड बॉन्ड का फॉर्मेशन साथ साथ होता है। और ये शिफ्टिंग हमेशा 1-2 शिफ्टिंग होती है। 1-2 शिफ्टिंग का मतलब कार्बोकेटाइन अगर यहां है तो बगल एक स्टेप में जाएगा, 1 से 2 पे जाएगा, 3 जंप ने तीसरे एटम पे नहीं जाएगा, अगल से बगल जाएगा। इसे बोलते हैं 1-2 शिफ्टिंग। तो हमने लिखा कि शिफ्टिंग विल बी बाय द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इन विच बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन विल बी टुगेदर। कैसे हो रहा है मैंने एक एग्जांपल बताया। और शिफ्टिंग हमेशा 1-2 शिफ्टिंग होगी। जैसे मान लो ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है तो कार्बोकेटाइन अगर इधर चला जाए तो सेकेंडरी बन जाएगा और 1 से 2 पर ही होगा। तो अब ये कार्बोकेटाइन इधर कब आएगा, जब यहां का कोई एटम यहां से इस साइड में शिफ्ट करे। अब यहां पे डबल एच है और एक मिथाइल है, तो एच को शिफ्ट कराने पे वो सेकेंडरी बनेगा। अगर मिथाइल को शिफ्ट करा दोगे तो फिर प्राइमरी बन जाएगा, तो कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो इसे एच को उठा के यहां से शिफ्ट करा दो। एच अपना शेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेकर के जाएगा और इस प्लस चार्ज से बॉन्ड बना लेगा। लेकिन मैंने क्या बोला, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेकर के जाएगा, ये गलत बोला। होता क्या है कि एक तरफ से H धीरे धीरे बॉन्ड को तोड़ रहा है, देखो यहां से शिफ्ट हो रहा है, ये H धीरे धीरे डॉट 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 इस बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है, और दूसरी साइड में इधर इस कार्बोकेटाइन को इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है। तो इसे कहते हैं बॉन्ड का टूटना, इसे बोलते हैं बॉन्ड का बनना। ये होता है साथ साथ। दिस इज नोन एज ट्रांजिशन स्टेट। और ट्रांजिशन स्टेट इस ग्राफ पर कहां है, यहां देखो इस पीक पर है ट्रांजिशन स्टेट। यहां पर बॉन्ड का टूटना, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन टुगेदर, द प्लेस वेयर बॉन्ड ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली इज नोन एज ट्रांजिशन स्टेट। तो ये बॉन्ड ब्रेक किया, ये बॉन्ड बन रहा है, एच इधर चला गया। अब ये देखो ये कार्बोकेटाइन क्या बन गया, सेकेंडरी बन गया। ठीक है बेटा, तो ये हमने आपको सिखाया कि किस तरीके से बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है शिफ्टिंग के दौरान। अब अगले पॉइंट में मैं बताने जा रहा हूं कि जो रीअरेंजमेंट की प्रोसेस होती है वो 2 तरह की होती है। एक होता है एटम शिफ्ट या ग्रुप शिफ्ट, और एक होता है बॉन्ड शिफ्ट। तो अगर हम रीअरेंजमेंट की बात करें तो रीअरेंजमेंट बेटा 2 टाइप्स का होता है। पहला जो रीअरेंजमेंट की प्रोसेस है जिसमें एटम या ग्रुप का की शिफ्टिंग होती है, और दूसरा जो टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट होता है उसमें बॉन्ड शिफ्ट होता है। तो एटम टाइप्स ऑफ रीअरेंजमेंट ना, इसमें एटम ऑब्लिक ग्रुप शिफ्ट। ठीक है, ये तो ओपन चेन में भी हो जाएगा एज वेल एज रिंग में भी होगा। लेकिन जो बॉन्ड शिफ्ट होगा वो ऑलवेज इन साइक्लिक कंपाउंड में होगा। ड्राइविंग फोर्स होगा टू इंक्रीज इट्स स्टेबिलिटी, सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम एटम ऑब्लिक ग्रुप शिफ्ट की बात करेंगे। अब पहले देखो आपको करना क्या है। सबसे पहले आप बच्चों ने नोटिस करना है
कि ये कार्बोकैटायन कौन सा बना है। तो आपने देखा ये कार्बोकैटायन प्राइमरी बना हुआ है। अब फिर अगल बगल वाले कार्बन को एनालाइज करना है। अगर वहां पे प्लस चार्ज पहुंचा दो आप और स्टेबिलिटी बढ़ जाए तो वो शिफ्टिंग करेगा। तो जैसे इस कार्बोकैटायन के बारे में देखें, अगर ये प्राइमरी कार्बोकैटायन को मैं यहां ला दूं 1-2 शिफ्ट, तो ये सेकेंडरी बन जाएगा। अब इधर से इधर कौन जाए, या तो डबल एच में से कोई एच जाए या तो मिथाइल जाए, तो डबल एच जाएगा। तो इसे बोलते हैं H माइनस की शिफ्टिंग हुई है। तो प्राइमरी से अब क्या मिल जाएगा, ये सेकेंडरी मिल जाएगा। देखो CH3 CH प्लस और यहां पर सेकेंडरी मिल गया। तो प्राइमरी से सेकेंडरी कार्बोकैटायन मिल गया, स्टेबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर ये कार्बोकैटायन के बारे में आप बच्चों ने नोटिस किया कि ये भी कार्बोकैटायन क्या है, प्राइमरी है। अगर ये यहां से यहां चला है 1-2 शिफ्ट, तो ये टर्शरी बन जाएगा। अब इधर कौन जाए, मिथाइल जाएगा तो कम स्टेबिलिटी बढ़ेगी, सेकेंडरी बन जाएगा। H निकले जाएगा इधर तो टर्शरी बन जाएगा। तो हमेशा उस ग्रुप को शिफ्ट कराओ जिसको शिफ्ट कराने के बाद ज्यादा से ज्यादा स्टेबिलिटी मिले। तो देखो यहां पर आपने हाइड्राइड शिफ्ट करा के आप बच्चों ने यहां पर क्या बना दिया, टर्शरी कार्बोकैटायन बन गया। स्टेबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज कर गई। तो H और अल्काइल ग्रुप में अगर शिफ्ट कराना होगा तो आप H को शिफ्ट कराओगे। इन जनरल अगर शिफ्टिंग के ऑर्डर की हम बात करें, पहले H की शिफ्ट कराते हैं, फिर R की कराते हैं, फिर PH की कराते हैं कार्बोकैटायन के केस में। नेक्स्ट में देखो, ये कार्बोकैटायन तो सेकेंडरी है, नोटिस कर सकते हो। ये कार्बोकैटायन कैसा है बेटा, सेकेंडरी है। ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। अगर ये कार्बोकैटायन इधर जाए तो प्राइमरी बनेगा। क्यों जाएगा प्राइमरी बनने, इधर आएगा तो टर्शरी बनेगा। बट इधर तो ट्रिपल मिथाइल लगा है, किसी एक मिथाइल को शिफ्ट करा दो तो अब देखो ये टर्शरी कार्बोकैटायन बन गया और स्टेबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज कर गई। ये प्लस चार्ज CH CH3 CH3, देखो टर्शरी कार्बोकैटायन बन गया, स्टेबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज कर गई। अगला क्वेश्चन, ये भी कार्बोकैटायन आप नोटिस कर सकते हो कैसा कार्बोकैटायन है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। अगर ये इधर जाएगा तो प्राइमरी बन जाएगा, इधर आएगा तो टर्शरी बनेगा। इधर आए वो, अब सवाल उठता है मिथाइल को शिफ्ट कर रहा है या H को। तो H और मिथाइल में H की शिफ्टिंग फास्ट होगी क्योंकि H की शिफ्टिंग के बाद स्टेबिलिटी ज्यादा मिलने वाली है। तो यहां पर हमें क्या मिल जाएगा, PHC CH3 प्लस चार्ज CH2 और CH3। देखो ये कार्बोकैटायन रेजोनेंस भी करना शुरू कर दिया और HC भी होना शुरू हो गया। तो ड्राइविंग फोर्स है टू गेन मोर स्टेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो ये कार्बोकैटायन फिर यहां पर क्या है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। अगर ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन यहां पहुंच जाए तो टर्शरी बन जाएगा। अब 3pH में से कौन शिफ्ट करे, कोई भी pH को शिफ्ट करा दो, इसे बोलेंगे फिनाइल शिफ्ट। तो PHC PH प्लस CH PH CH3, देखो रेजोनेंस हो गया, स्टेबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई। इधर देखो आप, सबसे इंपॉर्टेंट 6th और 7th को मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं। ये कार्बोकैटायन तो है टर्शरी, ये कार्बोकैटायन टर्शरी भी है और रेजोनेंस भी हो रहा है पीएच से, लेकिन कभी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। ऑक्टेट तो तब कंप्लीट होगा जब प्लस एम लगे। तो अगर ये कार्बोकैटायन इधर चला आता तो ये प्लस एम कर देता, इस चीज को वो फॉलो करेगा। 1,2 हाइड्राइड से H को उठाया, कार्बन पर अटैच कर दिया। अब यहां पर क्या मिला, HOCH प्लस और यहां पर CH CH3 और यहां पर क्या आ गया, PH। अब ये इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है क्योंकि यहां पर क्या मिल जाएगा, प्लस एम। रिवर्स कभी नहीं होगा, याद रखना। अगर एग्जामिनर ये कार्बोकैटायन दे दें, बोले कि शिफ्ट करेगा कि नहीं करेगा, तो बोलना नहीं करेगा क्योंकि यहां प्लस एम मिल रहा है। रेजोनेंस करने वो क्यों जाएगा जब प्लस एम मिल रहा है। इसमें नोटिस करें, ये कार्बोकैटायन इधर है तो ये से अगर यहां पहुंच जाए तो ये प्लस एम कर देगा। तो यहां पर हाइड्रोजन लगा हुआ है तो यहां पर शिफ्टिंग जो होगी बेटा किसकी होगी, हाइड्रोजन की शिफ्टिंग होगी। तो ये कार्बोकैटायन जो बन गया, वो कार्बोकैटायन जो बना इस सेकेंडरी कार्बोकैटायन बना, लेकिन इस पीएच के कारण, इस ओएच के कारण प्लस एम हो रहा है, इसलिए स्टेबिलिटी इसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 8,
ये कार्बोकेटाइन फिर शिफ्ट करके देखो, यहां रेजोनेंस कर रहा है, आप नोटिस कर सकते हो यहां रेजोनेंस कर रहा है, लेकिन इधर चला जाएगा तो प्लस एम हो जाएगा। तो यहां पे आप किसकी शिफ्टिंग कराओगे? हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट। तो यहां का जो प्रोडक्ट मिला CH3, ये बेंजीन, और यहां पर CH2, और यहां पर क्या आ गया? OH। क्यों? क्योंकि ये क्या करेगा? प्लस एम। ऐसे इस इंटरमीडिएट की बात करो, ये कार्बोकेटाइन सेकेंडरी है, यहां पहुंचेगा तब भी रेजोनेंस होगा, यहां पहुंचेगा तब भी रेजोनेंस होगा, बट यहां पर तो प्लस एम हो रहा है और यहां पर माइनस एम हो रहा है। तो माइनस एम के बगल में ना जाकर के वो किधर जाएगा? प्लस एम के बगल में जाएगा, और स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। HO, ये बेंजीन, और यहां पर CH के साथ प्लस चार्ज, और ये CH2 और ये PH के साथ यहां क्या लगा है? नाइट्रो। मेरे ख्याल से क्लियर है बच्चों को। नेक्स्ट एग्जांपल, रिंग की बात करें। ये कार्बोकेटाइन सेकेंडरी है, अगर ऊपर पहुंच जाए तो टर्शरी हो जाएगा। तो यहां से H की शिफ्टिंग करा देना, H को उठा के इधर कर देना। तो यहां पर देखो ये कार्बोकेटाइन कौन सा मिल गया बेटा? टर्शरी। ये कार्बोकेटाइन सेकेंडरी है, नीचे आएगा तो सेकेंडरी रहेगा, ऊपर जाएगा तो टर्शरी पहुंच जाएगा। यहां से मिथाइल शिफ्ट करा देना, 1 2, हमेशा इसे बोलते हैं 1 2 शिफ्ट, 1 2 मिथाइल शिफ्ट। तो मिथाइल अगर वहां से निकाल करके मैंने नीचे कर दिया तो देखो ये कार्बोकेटाइन टर्शरी मिल गया। यहां पर देखें ये कार्बोकेटाइन प्राइमरी है, अगर नीचे चला आए तो टर्शरी बन जाएगा, तो हाइड्राइड शिफ्ट। यहां पे किसकी शिफ्ट करा दिया बेटा? हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट कराने पे ये देखो हमें क्या मिल गया? टर्शरी। ये कार्बोकेटाइन सेकेंडरी है, अगर ये यहां चला जाए तो टर्शरी बन जाएगा। तो यहां से मिथाइल को ऊपर कर दो, तो मिथाइल को जब ऊपर कर दोगे तो आप बच्चों को ये चीज मिलेगी, ये देखो, और ये कार्बोकेटाइन क्या मिल गया? सेकंड टर्शरी। तो इस मिथाइल को उठा के हमने ऊपर कर दिया। यहां पर नोटिस करें, ये भी एग्जांपल हमें इंपॉर्टेंट लगता है। ये कार्बोकेटाइन सेकेंडरी है, नीचे आएगा तो प्राइमरी बन जाएगा, फिर भी वो नीचे आएगा क्योंकि नीचे आने पर उसे प्लस एम मिलेगा O का, और स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, प्लस एम हो जाएगा, बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, हाइड्राइड शिफ्ट। ये कार्बोकेटाइन सेकेंडरी है, यहां जाएगा तो सेकेंडरी रहेगा, लेकिन अगर यहां चलाए तो क्या करेगा? रेजोनेंस करेगा। तो हाइड्राइड शिफ्ट, डबल H है, एक H को आप बच्चों ने शिफ्ट करा दिया, हाइड्राइड शिफ्ट, रेजोनेंस होने लगा। ये कार्बोकेटाइन सेकेंडरी है, रेजोनेंस नहीं हो रहा है, अगर यहां पहुंच जाए तो रेजोनेंस होगा। तो यहां पर हमने हाइड्राइड शिफ्ट करा दिया, H है, H के साथ क्या करा दिया बच्चों? हाइड्राइड शिफ्ट करा दिया। अब ये कार्बोकेटाइन क्या करेगा? रेजोनेंस भी करना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से हमने शिफ्टिंग की बात की। तो बेटा नेक्स्ट एग्जांपल में अगर हम देखें तो ये कार्बोकेटाइन के बारे में, अगेन दिस कार्बोकेटाइन इज प्राइमरी, ठीक है। अगर इसको मैं इधर कर दूं तो सेकेंडरी बन जाएगा, और एक बार अगर फिर शिफ्ट कर दे तो क्या कर देगा? ऑक्सीजन प्लस एम कर देगा। तो यहां पे 2 बार शिफ्टिंग होगी, लेकिन हमेशा 1 2 शिफ्टिंग। जैसे पहली बार शिफ्ट किया हाइड्राइड शिफ्ट, पहली बार शिफ्ट किया कि बेटा क्या हो गया? तो ये देखो हाइड्राइड शिफ्ट हो गया। जब हाइड्राइड शिफ्ट हुआ तो पहले स्टेप में जो कार्बोकेटाइन मिला RO, और यहां पर CH2 CH प्लस, और यहां पर क्या आ गया? CH3। और एक बार और शिफ्टिंग कर दो, यह हाइड्राइड शिफ्ट फिर हो गया यहां पर। तो अब कार्बोकेटाइन जो बनेगा वो प्लस एम हो जाएगा O से। तो RO CH2 CH2 RO CH2 CH2, और एक यहां CH3 भी लगेगा, और कार्बोकेटाइन इधर आ गया, और अब ये क्या हो जाएगा? प्लस एम हो जाएगा, करेक्ट। ऐसे यहां पे भी एक बार शिफ्टिंग इधर हो जाए तो सेकेंडरी मिल जाएगा, और फिर उसके बाद कौन सी शिफ्टिंग हो जाएगी? मिथाइल शिफ्टिंग। ये देखो अगर फर्स्ट टाइम शिफ्टिंग हुई तो सेकेंडरी मिला, अब उसके बाद फिर मिथाइल शिफ्ट, ये कार्बोकेटाइन इधर मिल गया। इस कार्बोकेटाइन के बारे में देखो, ये कार्बोकेटाइन प्राइमरी है, प्राइमरी से यहां टर्शरी बन जाएगा, नीचे से हाइड्राइड शिफ्ट, HC ज्यादा होगा। ये देखें आप, ये कार्बोकेटाइन यहां पर आ गया, HC ज्यादा होगा, करेक्ट। तो 18th एग्जाम्पल से तक हमने आप बच्चों को सिखाया एटम शिफ्ट या ग्रुप शिफ्ट। अब इन सारे नो शिफ्टिंग, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कभी कभी आता है कहां पे शिफ्टिंग नहीं हो रही है। देखो यहां पे सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, शिफ्टिंग का कोई मतलब नहीं। यहां प्लस एम हो रहा है, शिफ्टिंग का कोई मतलब नहीं। यहां पर ऊपर जाएगा नहीं क्योंकि ब्रिज हेड पर अनस्टेबल होता है। देखो ब्रिज हेड का कार्बोकेटाइन क्या होता है बेटा? अनस्टेबल है, ऊपर जाएगा नहीं। यहां पर देखो ये कार्बोकेटाइन रेजोनेंस कर रहा है, इधर जाने का कोई मतलब नहीं है। यहां पे प्लस एम हो रहा है,
रेजोनेंस करने का कोई मतलब है ही नहीं है। तो इस तरह से हमने आप सारे बच्चों को सिखाया कि किस तरह से कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट करता है। आई एम श्योर आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर परेशानी आए तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो शिफ्टिंग होगी दैट इज बॉन्ड शिफ्ट। करेक्ट, बॉन्ड शिफ्ट जो होता है वो टू गेन स्टेबिलिटी रिंग में होता है। मैंने पहले बताया था एक्सपेंशन, इसमें दो तरह की बॉन्ड शिफ्टिंग होती है, एक एक्सपेंशन, एक दूसरा कॉन्ट्रैक्शन। तो एक्सपेंशन कब होगा? अगर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो 4 मेंबर्ड के बगल वाले कार्बन पर और 5 मेंबर्ड के बगल वाले कार्बन पर, तभी एक्सपेंशन होगा। और 4 से वो कंपाउंड का 5 मेंबर में चला जाएगा तो एंगुलर स्ट्रेन डिक्रीज कर जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो यहां देखो एक्सपेंशन, ए पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन द एडजेसेंट कार्बन ऑफ 4 and 5 मेंबर रिंग। ओनली 4 and 5 मेंबर रिंग में अगर बगल वाले कार्बन पर प्लस चार्ज होगा तो एक्सपेंशन होगा। देखो मैंने बताया, पहला क्वेश्चन आ सकता है कहां एक्सपेंशन होगा, तो 4 के बगल वाले कार्बन में प्लस चार्ज है, 5 के बगल में प्लस चार्ज है, 4 के बगल में प्लस है, 5 के बगल में प्लस है, 4 के बगल में प्लस है, 5 के बगल में प्लस है, 4 के बगल में प्लस है, 5 के बगल में प्लस है, 5 के बगल में प्लस है। ये देखो 4 के बगल में प्लस है तो 6 मेंबर्ड है, ये 4 मेंबर्ड है, 4 मेंबर्ड है, नोटिस कर सकते हैं इसके बगल में प्लस है, एक्सपेंशन होगा। तो 4 से जब एक्सपेंशन होगा तो इससे होता क्या है, अगर हम प्रोडक्ट बनाएं तो देखो 5 मेंबर रिंग कार्बोकैटायन बनती है। ये देखो 5 मेंबर रिंग कार्बोकैटायन बनेगा। कैसे बनेगा मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं। यहां एंगुलर स्ट्रेन ज्यादा है, उधर एंगुलर स्ट्रेन कम है। बहुत ही आसान है। देखो ये कार्बोकैटायन तो हमेशा 1-2 शिफ्ट करेगा बेटा, यहां से कार्बोकैटायन यहां आएगा, लेकिन 5 मेंबर रिंग बनाना है तो इस बॉन्ड को हमें ब्रेक करना है। इस बॉन्ड को ब्रेक करो चाहे इस बॉन्ड को ब्रेक करो, बात क्या है, बराबर है। इस बॉन्ड को आप बच्चों ने ऐसे ब्रेक कर लिया, देखो नेगेटिव चार्ज आ गया और नेगेटिव को पॉजिटिव से बॉन्ड बना दो और देखो या इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो एक अगर इसका रफ डायग्राम बनाए तो रफ डायग्राम बनाने में कुछ इस तरह से बनेगा। ये देखो यहां पर ये मिला और यहां पर प्लस चार्ज आया, ये बॉन्ड ऐसे धीरे धीरे टूटा होगा, ये बॉन्ड धीरे धीरे बना होगा। अगर हम और उसके बाद इसको बढ़िया से बना दिया इस तरह से बन गया। अगर इसको हम ट्रांजिशन स्टेट के बारे में बात करें तो एक बार ट्रांजिशन स्टेट भी सिखा दें। देखो ये बॉन्ड धीरे धीरे टूटा होगा और ये बॉन्ड धीरे धीरे क्या होगा, बना होगा। ये पॉजिटिव चार्ज यहां पे पार्शियल प्लस था और यहां से पार्शियल प्लस से यहां पे पार्शियल प्लस आ गया, तो इससे आपको ये मिल गया। करेक्ट। ऐसे यहां की बात करें पॉजिटिव चार्ज यहां से यहीं आएगा, ये कार्बोकैटायन यहां पर ब्रेक किया तो देखो यहां पे ऊपर प्लस चार्ज आया, इसको 5 मेंबर रिंग बना दिया आपने, ये प्लस चार्ज आएगा, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हुआ है ना, तो यहां पे प्लस चार्ज आएगा और ये नेगेटिव को प्लस से बॉन्ड बना दो। ठीक है, अब ये साइड चेन यहां है, अब ये कार्बोकैटायन तो सेकेंडरी मिल गया, तो सेकेंडरी से फिर एक बार वो शिफ्ट करके क्या बनाएगा, हाइड्राइड शिफ्ट टर्शरी बनाएगा, यानी यहां का H उठा करके आपने कार्बोकैटायन पर डाल दिया, तो इसके हम क्या बोलेंगे, हाइड्राइड शिफ्ट। करेक्ट। इस कार्बोकैटायन के बारे में देखो, ये एक्सपेंशन होगा, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक करेगा, यहां पर प्लस चार्ज आएगा, यहां नेगेटिव आएगा, ये इससे अटैच हो गया। इस तरह से हमें 5 मेंबर रिंग मिली। ये कार्बोकैटायन एक बार और शिफ्ट होगा, मिथाइल शिफ्ट, तो मैं जितनी बार भी शिफ्ट करा सकते हो आप करा दो। ये कार्बोकैटायन हमें मिल गया फाइनल स्टेबल कार्बोकैटायन एक्सपेंशन से। यहां पे भी आप बच्चे नोटिस करें। अच्छा हाँ, एक बार देखो, चाहे इस बॉन्ड को तोड़े चाहे इस बॉन्ड को तोड़े, बात बराबर, टेंशन मत लेना। ऐसे यहां पर नोटिस करें, इस कार्बोकैटायन को तो यहां आएगा ही आएगा, एक्सपेंशन होगा। अब सवाल उठता है, अगर इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, इसको अगर तोड़ेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव यहां बॉन्ड बनेगा, ये पॉजिटिव चार्ज दूर चला जाएगा। लेकिन अगर इसको तोड़ेंगे, देखो इसको तोड़ा तो यहां नेगेटिव आया, यहां पे प्लस चार्ज आ गया, यहां पे हमें मिली 5 मेंबर रिंग। करेक्ट, 5 मेंबर रिंग और यहां पर है प्लस चार्ज आ गया और इसी के बगल में ये मिथाइल लगा हुआ है। फिर ये शिफ्ट करके कहां चला आएगा, टर्शरी बना लेगा, क्योंकि यहां का H कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी की अगर हम बात करें, अगर हम इस बॉन्ड को ब्रेक करते, इस बॉन्ड को ब्रेक करते बेटा, तो 5 मेंबर रिंग मिलती, पॉजिटिव चार्ज यहां आता, इससे बॉन्ड बनाया और ये दूर हो जाता, अब शिफ्टिंग नहीं हो पाती, तो ये हमें मेजर प्रोडक्ट दे रहा है और ये हमें कैसा प्रोडक्ट दे रहा है, माइनर प्रोडक्ट दे रहा है।
नहीं समझ में आया आप बच्चों को, मैं एक बार फिर से पूरी ताकत लगाता हूं। देखो 4 मेंबर के बगल वाले कार्बन में प्लस चार्ज है, एक्सपेंशन तो होगा, ये यहां आएगा। अब यहां पे इस बॉन्ड को तोड़ने पे प्लस चार्ज यहां आएगा, जो कि इस साइड चेन वाले कार्बन के बगल में होगा। साइड चेन वाले कार्बन के बगल में होगा तो यहां रिजल्ट क्या होगा, एक बार शिफ्ट कवर करा देंगे, हाइड्राइड शिफ्ट टर्शियरी बन गया। लेकिन अगर इस बॉन्ड को ब्रेक करें, यहां नेगेटिव चार्ज आएगा, इससे अगर बॉन्ड बनाए तो कार्बोकेटाइन, ये कार्बोकेटाइन इससे दूर चला जाएगा। देखो इस साइड चेन से दूर चला और फिर शिफ्टिंग नहीं होगी, टर्शियरी नहीं बनेगा। अब अगर इसको मैं सिखा चुका हूं तो ये तो और आसान है। 5 मेंबर के बगल वाले कार्बन में प्लस चार्ज है, 5 वाला 6 में जाएगा, हमेशा शिफ्टिंग यहां से यहां होगा। 1 2 शिफ्ट, नेगेटिव को आपने प्लस से बॉन्ड बना दिया और देखो यहां पर हमें 6 मेंबर रिंग मिल गई। और क्यों? क्योंकि 6 मेंबर की स्टेबिलिटी ज्यादा है। वही चीज यहां पर अगर हम इस बॉन्ड को यहां ब्रेक करें तो नेगेटिव और प्लस का बॉन्ड बना सकते हैं। कार्बोकेटाइन तो 6 मेंबर रिंग में बन गया। देखो इस बॉन्ड को ब्रेक किया तो यहां पे प्लस चार्ज आएगा, ये बॉन्ड बन चुका है यहां पर, तो यहां पर प्लस चार्ज है, यहां पर डबल मिथाइल लगा हुआ है। एक मिथाइल को और शिफ्ट करा दो, एक बार और मिथाइल शिफ्ट, तो इस समय ये हमें जो दे देगा वो क्या दे देगा, टर्शरी दे देगा। ठीक, यहां पे एक शिफ्टिंग और होगी, 1 2 मिथाइल शिफ्ट। यहां पर भी 5 मेंबर के बगल में प्लस चार्ज है, 5 वाला 6 में जाएगा और यहां पे प्लस चार्ज आएगा और प्लस चार्ज इस बेंजीन से इस पाई बॉन्ड से रेजोनेंस करेगा। ये देखो पाई बॉन्ड इधर आया, यहां पर कौन सा चार्ज है बेटा, यहां पे प्लस चार्ज है, यहां पे प्लस चार्ज है और यहां पर ये साइड चेन लगा हुआ है ऐसे। देखो यहां पर हमने बॉन्ड बना दिया, इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक किया, इसको इससे बॉन्ड बना दिया, बॉन्ड बना दिया, साइड चेन के फॉर्म में आ गया, प्लस चार्ज रेजोनेंस कर रहा है। यहां पर नोटिस करें, यहां पर ये 4 मेंबर के बगल में प्लस चार्ज है तो 4 वाला 5 में चला जाएगा। ये देखो 4 वाला 5 में चला गया, ये साइड चेन ऐसे लगा है, यहां प्लस चार्ज आ गया, ये इधर चला गया क्योंकि इस बॉन्ड को तोड़ करके ऊपर कर दिया। अब एक बार और शिफ्टिंग हो जाएगी और जब एक बार और शिफ्टिंग हो जाएगी इस तरह से, तो ये हमें मिल गया कार्बोकेटाइन। तो इस तरह से मैंने आप बच्चों को कार्बोकेटाइन का एक्सपेंशन सिखाया। यहां पे नोटिस करो, एक बार फिर से बताना चाहूंगा, ये बॉन्ड बना है डबल इलेक्ट्रॉन से, तो इस बॉन्ड को अगर हम ब्रेक कर लें ऐसे तो इस कार्बन में प्लस चार्ज आएगा, नेगेटिव और प्लस का ऐसे बॉन्ड बना देना। जब ये बॉन्ड बना दोगे, नेगेटिव और प्लस का ऐसे बॉन्ड बना दिया आप बच्चों ने, तो देखो यहां प्लस चार्ज आया, यहीं पे साइड चेन लगा, ये साइड चेन लगा है। इसको इधर शिफ्ट नहीं कराना क्योंकि ये रेजोनेंस कर रहा है, एक्सपेंशन हो गया।